टेंट पर तेज बारिश पड़ती है। बाहर अनडेड की भीड़ लगातार पास आती रहती है, जिस पर कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटता है और अंदर आने की भीख मांगता है। वह अपना नाम चिल्लाता है, जोंगहैंग। अंदर सब लोग छिपे बैठे होते हैं। 3 लड़के दरवाजे को पकड़कर रोक रहे होते हैं। उनमें से एक पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर एक ब्लॉन्ड लड़की चिल्लाकर कहती है कि दरवाजा खोलो। जोंगहैंग उनका क्लासमेट है, वे उसे छोड़ नहीं सकते। वह क्लास रिप्रेजेंटेटिव है और अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी वह लेगी। उसे बाहर छोड़ना मतलब उसे मारना है। एक लड़का बहस करता है कि शायद उसे पहले ही बाइट लग चुका होगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटती है। लड़का दांत भींचता है, युबाई की तरफ मुड़कर कहता है कि वह दरवाजा खोलेगा और जोंग अंदर आते ही युबाई तुरंत दरवाजा बंद कर दे। वह योबाई के जवाब देने से पहले ही गिनती शुरू कर देता है। सब लोग टेंस हो जाते हैं। 3। वह नॉब घुमाता है और उसी पल योबाई को उसके बगल वाला लड़का धक्का दे देता है, जो पहले से टर्न हो चुका होता है। कमरा अचानक केओस में बदल जाता है। प्रोटोगोनिस्ट चिल्लाता है कि योबाई इन्फेक्टेड है। ब्लॉन्ड भागने की कोशिश करती है, लोग चीखते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ को आगे करके बाइट रोकता है, लेकिन दांत उसकी बाजू में धंस जाते हैं। दर्द उसके अंदर फट पड़ता है और मेमोरीज उसके दिमाग में भर जाती हैं। वही दिन जब उसने अपना आम खोया था। क्रीचर्स शहर में फैल गए थे, सिटी गिर चुकी थी, वर्ल्ड खत्म हो गया था। एक हुडेड आदमी पूछता है कि क्या वह पक्का है, जिस पर एक डॉक्टर देखता रहता है। अब सिर्फ 2 चॉइसेस बचती हैं और वे बटन दबा देते हैं। अचानक वह उसी पल में वापस आ जाता है, ठीक दरवाजा खुलने से पहले। एक पूरे अपोकलिप्स को एक हाथ से सरवाइव करने के बाद वह शुरुआत में लौट आया है। बाहर फिर जोंग दरवाजा पीटता है। ब्लॉन्ड रॉक्सी चिल्लाकर कहती है कि दरवाजा खोलो, वह अभी भी रिप्रेजेंटेटिव है और अपने क्लासमेट्स को नहीं छोड़ेगी। ये उसे घूरता है, वह अब छोटी दिखती है। वह सब पर चिल्लाती है, क्या वे बहरे हैं? अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वे उसे मार देंगे। ये अंदर ही अंदर फील करता है कि सब सेटल हो गया है, उसका प्लान काम कर गया और वह सब बदलने वापस आया है। वह उसे आवाज देता है, अगर जोंग को बाइट लग चुका हो तो वह क्या करेगी? वह कहती है, किसी ने उसे बाइट होते नहीं देखा, कोई प्रूफ नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वह लेगी। वाई भी हल्का मुस्कुराता है, ठीक है तो दरवाजा वो खुद खोले। रूई जम जाती है। बाकी लड़कियां उसे देखने लगती हैं। वह चिल्लाती है कि वह असली मैन नहीं है, एक लड़की से करवाना चाहता है, जिसके जवाब में वह कहता है कि प्रीचिंग करना आसान है जब खुद रिस्क नहीं लेना पड़े। आखिर में वह बस एक हिपोक्रेट है। वह उसे चुप रहने को चिल्लाती है, कहती है उसे डर नहीं लगता और सबको कावर्ड्स बुलाती है। फिर सबको हटने को कहती है और नॉब पकड़कर घुमा देती है। दरवाजा झटके से खुलता है। जांग हांग अंदर गिरता हुआ आता है, जो पहले ही ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, और फिर से केओस शुरू हो जाता है। दरवाजा गिरकर जमीन पर पटाख से लगता है। रुक्सी उठती है और इन्फेक्टेड जंग हांग को अपने चेहरे से कुछ इंचेस दूर पाती है। वह उस पर झपटता है, सब लोग भागते हैं। रुक्सी अपने पास वाले लड़के को पकड़ लेती है, कांपती हुई उसे आगे धकेलती है और चिल्लाती है कि वह उसे बचाए। तभी एक जोरदार किक उसकी रिब्स पर लगता है। वह उसे सीधा जंग हांग की तरफ धकेल देता है। ज़ॉम्बी उसकी कमर पकड़ लेता है, उसके कान पर काटने को दांत चलाता है। तभी कोई स्क्रू ड्राइवर उसके सिर में घुसा देता है, स्कल फट जाता है और खून हर तरफ उड़ता है। ये ठंडी मुस्कान के साथ देखता रहता है। रुआक्सी लुढ़कते हुए बाहर चली जाती है, अभी भी कॉर्प्स में उलझी रहती है। वह वाईबी की तरफ देखकर उससे बचाने की भीख मांगती है। उसे अपनी पिछली लाइफ याद आती है, कैसे उसने उसे बर्बाद किया था। वह गिरे हुए दरवाजे को उठाता है। वह पूछती है वह क्या कर रहा है, जिस पर वह दरवाजा बंद करके उसे बाहर लॉक कर देता है। फिर वह बाकी लोगों की तरफ मुड़ता है। तुम लोग दरवाजा बंद क्यों नहीं कर रहे थे? घबराकर सब लोग दरवाजा ब्लॉक करने का फैसला करते हैं। वे फर्नीचर, बॉक्सेस, लैडर्स, जो भी मिलता है खींच कर लगाते रहते हैं और ऊपर तक पाइल करते जाते हैं। बाहर रॉक्सी लगातार दरवाजा पीटती रहती है, पूछती है वे क्या कर रहे हैं। वह मदद की भीख मांगती है, चिल्लाती है कि वह क्लास रिप्रेजेंटेटिव है और उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं जाता। सब बस बैरिकेड बनाते रहते हैं। ये चुपचाप देखता रहता है। समय गुजरता है, बारिश रुक जाती है। आखिर उन्हें उसकी आवाज सुनाई देना बंद हो जाता है। अब कमरे का माहौल बदल जाता है। सब वाईबी से डरने लगते हैं। पहले वह काइंड था, तो अब वह अजनबी जैसा क्यों लगता है? वह चारों तरफ देखता है। लड़कियां रो रही हैं, लड़के उसकी आंखों से बचते हैं। वह पूछता है, तुम सब मुझसे डरे हुए क्यों लग रहे हो? वे तुरंत मना करते हैं। ब्लॉन्ड लड़का उसे थैंक करता है। अगर येबे ने रुआकी को किक नहीं किया होता तो शायद उसे बेट बनाकर बाहर धकेल दिया जाता। माहौल बदलने लगता है। लोग कहने लगते हैं रुआकी सेल्फिश थी, गंदी थी, खुद को बचाने के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस कर देती। वाईबी हल्का मुस्कुराता है, अगर तुम सब इतने ब्रेव हो तो चलो दरवाजा खोलते हैं, मैं बाहर देखना चाहता हूँ। सब हिचकते हैं, वह बाहर क्यों जाएगा? वह कंधे उचकाता है, शायद उसे किक करना ज्यादा हो गया। वह बस देखना चाहता है वह कैसी है। वे प्रोटेस्ट करते हैं, बाहर ज़ॉम्बीज भरे हैं। वाईबी सख्ती से कहता है हटो। डरे हुए वे बैरिकेड हटाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। वह घास पर बाहर कदम रखता है। सुबह की रोशनी फील्ड पर फैलती है। न रॉक्सी दिखती है, न जांग हांग, और कोई ज़ॉम्बी भी नहीं है। उसके पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। अंदर से वे चिल्लाते हैं कि वे एक पागल मर्डरर को वापस अंदर नहीं आने देंगे, वह उन्हें मार देगा। ये पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, वह शांति से फील्ड पार करता रहता है। अंदर वे फुसफुसाते हैं कि उसका दिमाग खराब हो गया है।
तभी ब्लॉन्ड लड़का अचानक सख्त हो जाता है। YBA के सामने एक फीमेल ज़ॉम्बी खड़ी होती है। वह उसकी तरफ चलता रहता है। वह उसे नोटिस करती है। वह मुस्कुराता है और अपने टूल को कसकर पकड़ता है। अचानक वह चार्ज करता है। ज़ॉम्बी रिएक्ट भी नहीं कर पाती और वह उसकी स्कल तोड़ देता है। वह रुकता नहीं, उसे जमीन पर पटकता रहता है। अंदर वाले अब पक्का मान लेते हैं कि वह पागल है, लेकिन YBA भारी सांस ले रहा होता है। उसके लिए भी यह एफर्ट था। वह कॉर्प्स के पास बैठता है और कुछ निकालता है, एक छोटा पर्ल जैसा ऑब्जेक्ट। वह मुस्कुराता है। एनर्जी स्टोन, अपोकलिप्स सोर्स और सरवाइव करने की। तभी उसके पीछे कदमों की आवाज आती है। वह मुड़ता है। एक बूढ़ा ज़ॉम्बी उसकी तरफ लंगड़ाता हुआ आता है, जिस पर यह अपना टूल पकड़कर उस पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में वह भी गिर जाता है। अंदर एक लड़की उल्टी करने जैसी हालत में आ जाती है। ब्लॉन्ड लड़का समझ नहीं पाता यह वही कावर्ड है जिसे वह जानता था। वह इतना बदल कैसे गया? और धीरे धीरे सबके बीच फुसफुसाहट फैलती रहती है। उसे लगता है वह बस प्रिटेंड कर रहा है। कोई भी इंसान एक रात में ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं होता। एक लड़का बोलता है कि उसे वापस अंदर आने देना चाहिए, वह स्ट्रांग है, ज़ॉम्बीज मार सकता है। लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं, वह पागल है और अगला अटैक उन पर भी कर सकता है। तभी अचानक खिड़की चकनाचूर हो जाती है, जिस पर ये अंदर झांकता है। तुम लोग अभी भी यहीं हो। वह ग्रिन करता है और कहता है, बाहर आओ, ज़ॉम्बीज को मारना काफी फन है। सब कांपने लगते हैं। तभी कोई चिल्लाता है कि उसके पीछे कुछ है। एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है, जिस पर यह बिल्कुल पैनिक नहीं करता। वह हल्का पीछे देखता है, अपना पैर उठाता है और सीधा उसकी चेस्ट पर किक मार देता है। फिर वह अपना टूल पकड़ता है और ज़ॉम्बी का जॉ तोड़ देता है। वह गिर जाता है। एक और बॉडी जमीन पर गिरती है। अंदर खड़े लोग जमे रह जाते हैं। ये अपने चेहरे से खून साफ करता है। कोई कुछ नहीं बोलता। वह देखता है सब उसे घूर रहे हैं। वह कहता है, पता नहीं ये चीजें इन्फेक्ट करती हैं या नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन रिस्क ज्यादा है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। फिर वह मुड़कर जाने लगता है। उम्मीद है तुम सब सर्वाइव करोगे। वे सोचते हैं, क्या वह सच में जा रहा है? वह अकेले कैंपस पार करता है और सीढ़ियां चढ़ता है। यहीं से सब शुरू हुआ था। पहले दिन ही आधी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो गई थी। गवर्नमेंट, इकोनॉमी, सोसाइटी सब खत्म हो गया था। क्रीचर्स बढ़ते गए और डर उससे भी तेजी से फैलता रहा। प्रोफेसर जान हान ने इसे डार्क एरा कहा था। अपनी पिछली लाइफ में उसने उसी पहले दिन सरवाइव करने के लिए खुद का आर्म काट दिया था। उसके बाद 15 साल तक भूख और टॉर्चर सहता रहा, जब तक वह मैकेनिक से नहीं मिला, वही आदमी जिसने उसे वापस भेजा। अब वह खाली सड़कों पर शांति से चलता है। लोग छिपकर उसे देखते हैं। कुछ सोचते हैं वह फियरलेस है, कुछ कहते हैं अगर वह अकेला बाहर घूम रहा है तो खतरनाक होगा। वह सबको इग्नोर करके पार्क की तरफ बढ़ता है। वहां ज़ॉम्बीज इधर उधर खड़े हैं, बिल्कुल मोशनलेस। वे तब तक रिएक्ट नहीं करते जब तक वह पीठ नहीं घुमाता। फिर अचानक सब उसकी तरफ दौड़ते हैं। कोई दूर से चिल्लाता है कि लड़का मर गया। एक बूढ़ा आदमी बड़बड़ाता है कि ऐसी दुनिया में खाना ढूंढना पागलपन है। ये बस मुस्कुराता है। एक स्विंग में स्कल क्रश, दूसरा भी गिरता है, तीसरे को जोरदार स्लैम से खत्म करता है। देखने वाले यकीन नहीं कर पाते, उसे इतनी हिम्मत कहां से मिली। पर्दे के पीछे एक लड़की भी देख रही होती है। वह बुदबुदाती है कि कभी न कभी वह उस कमीने को मार देगी। 3 किल्स के बाद ये जोर से सांस लेने लगता है। तभी उसे पंखों की आवाज सुनाई देती है। पक्षी उड़ते हैं और 3 और ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आते हैं। बहुत ज्यादा हैं। एक जमीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर वह दौड़ पड़ता है। शायद पहले की आवाज ने पूरे हॉर्ड को बुला लिया। एक घर से कोई बच्चों का मजाक उड़ाता है कि वे सीधे मौत की तरफ भाग रहे हैं। ये कोई कन्वीनियंस स्टोर दिखता है। वह दरवाजे पर जोर जोर से मारता है और कैमरा में देखता है, दरवाजा खोलो, मेरा पीछा किया जा रहा है। अंदर एक बूढ़ा आदमी कहता है, बेवकूफी है, कोई रैंडम बच्चे के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। फिर भी गेट ऊपर उठने लगता है। एक ज़ॉम्बी कोना मुड़कर आता है और छलांग लगाता है, जिस पर वह हवा में ही उसका सिर तोड़ देता है। एक बूढ़ी औरत ज़ॉम्बी अंदर घुसती है। वह उसे भी गिरा देता है। वह आधे खुले गेट के नीचे डाइव करके अंदर रोल करता है। ज़ॉम्बीज दरवाजे से टकराते हैं, लेकिन अभी वह सेफ है। अंदर चारों तरफ सप्लाईज भरे पड़े हैं। कंप्यूटर डेस्क के पीछे मजबूत बेस है। एक छोटी लड़की उसे देख रही है। बगल में एक नाइट क्लब में स्पैंक बाइनोक्यूलर से देख रहा है और कहता है, बच्चा सब मार रहा है। मोहॉक वाला आदमी ब्रदर सेंटीपीड से कहता है, एक स्टूडेंट ने अकेले 6 ज़ॉम्बीज खत्म कर दिए। ब्रदर सेंटीपीड हंसता है। उसके पास लड़कियां बैठी हैं। वह कहता है, अगर स्टूडेंट कर सकता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टोर के अंदर ये मुस्कुराता है। वह काउंटर की तरफ देखता है। बाहर आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है और चाबी दे दो ताकि मैं लॉक कर सकूं। कोई जवाब नहीं आता। वह आह भरता है, दर्द से कराहता है और अपना आर्म पकड़ता है। कहता है, मेरी चोट खराब है, शायद मैं बचूं नहीं। तभी काउंटर के पीछे से लड़की निकलती है और उसे दवाई देती है। वह उसका रिस्ट पकड़ लेता है। भगवान के लिए इसे रोमांस मत बनाओ, वह किसी की बच्ची जैसी लगती है। ये उससे रिमोट देने को कहता है और वादा करता है कुछ नहीं करेगा। वह पूछती है, कौन सा रिमोट, जबकि उसके हाथ में ही होता है। वह आगे बढ़कर छीन लेता है। वह भागकर फिर काउंटर के पीछे छिप जाती है और उसे घूरती रहती है। वह शेल्फ पर किक मारता है। वह डर जाती है। वह कहता है, बेवकूफ हो जो सोचा मैं सच में इंजर्ड था। समय गुजरता है। बाहर बारिश शुरू हो जाती है। वह बेड पर लेट जाता है, थका हुआ। छोटी लड़की उसके कटे आर्म की केयर करती है। दर्द बहुत होता है, लेकिन वह सहता है। थोड़ी देर बाद वह कहती है वह खत्म कर चुकी है। वह उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसकी जान बचाई। वह फर्स्ट एड किट बंद करती है और कहती है, बाहर बहुत खतरा है। उसके फादर ने उसे स्टोर में रहने को कहा था। वह यहाँ आराम कर सकता है। वह बाद में खाना लाएगी। वह चली जाती है।
वह सोचता है वह बहुत दयालु है, जितने दरवाजे उसने खटखटाए उनमें से सिर्फ उसी ने अंदर आने दिया, उसके बिना वह मर गया होता। तभी उसे सामने उसकी आवाज सुनाई देती है कि कुछ आदमी क्या कर रहे हैं, जिस पर वह तुरंत उठ बैठता है। स्टोर के बाहर एक ग्रुप खड़ा है। सेंटीपीड उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसके दोस्तों के लिए दरवाजा खोला। घबराकर वह पूछती है क्या उन्हें सिर्फ खाना चाहिए। वह मुस्कुराता है, हाँ, और अब यहाँ सब कुछ उसका है। वह कहती है उसके पिता जल्द लौटेंगे। वे हंसते हैं, कहते हैं उसके पिता को ज़ॉम्बी बैट बना दिया गया है, अब वह अकेली है और वे खेल खेलेंगे। ये अंधेरे में खड़ा सुनता है जब वे उसे मार देते हैं। वे खाना लूटते हैं, उसकी बॉडी फेंकते हैं और उसे बेवकूफ कहते हैं। यह उसकी पिछली लाइफ थी, इस बार वह ऐसा नहीं होने देगा। पहले उसे समझना होगा कि दुनिया कितनी क्रूअल है, चाहे वह उससे नफरत ही क्यों न करने लगे। वह उसके दरवाजे पर नॉक करती है। वह तुरंत गुस्से में पूछता है क्यों परेशान कर रही हो। वह माफी मांगती है, उसने उसके कपड़े धो दिए क्योंकि वे गंदे थे। उसकी काइंडनेस पर वह और चिढ़ जाता है, कहता है उन्हें फेंक दो और चली जाओ। वह शर्मिंदा होकर मान जाती है। वह सोचता है ऐसे पर्सनालिटी के साथ वह ज्यादा नहीं जी पाएगी। फिर भी गर्म शावर उसे कमाल का लगता है। फ्यूचर में पानी कंटामिनेटेड होगा और ऐसे पल नहीं मिलेंगे। वह नहाना खत्म करता है। स्टोर में अभी खाना और साफ पानी काफी है। अगला कदम इक्विपमेंट और वेपन्स है। वह मिरर में खुद को देखता है। दोबारा जवान होना उसे बहुत अच्छा फील कराता है। पीठ में कोई दर्द नहीं, टांगों में जलन नहीं। जवानी सच में गिफ्ट है। बस एक ही प्रॉब्लम है, उसके एबीएस गायब है। वह दरवाजा खोलता है और देखता है कि लड़की उसके लिए एक सूट छोड़ गई है। वह चिल्लाता है मैं ऐसे कपड़ों में ज़ॉम्बीज से कैसे फाइट करूं। नाइट क्लब में सेंटीपीड अपनी टीम इकट्ठा करता है। कन्वीनियंस स्टोर में खाना और लिकर है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। प्लान सिंपल है, पहले सामने के ज़ॉम्बीज साफ करो, फिर सब सामान ले लो। और अंदर एक क्यूट सी छोटी लड़की भी है, इजी जॉब। वह अपने आदमियों को अटैक शुरू करने का ऑर्डर देता है ताकि जगह लूट सकें। स्टोर के बाहर ज़ॉम्बीज लगातार एंट्रेंस पर टकराते रहते हैं। अंदर ये लड़की को बुलाता है, नाइव बनना बंद करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम अकेली क्यों हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ है। वह कहती है उसके फादर सप्लाईज लेने गए थे और वापस नहीं आए। ये मेज पर हाथ मारता है, तुम पागल हो जो किसी अजनबी को अंदर आने दिया। अगर मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता तो तुम मुझे कैसे रोकती। डरी हुई वह कहती है वह घायल था और खून से भरा था, वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। वह फिर चिल्लाता है, क्या उसने क्रीचर्स को उसका पीछा करते नहीं देखा। उसके जैसे स्वभाव के साथ वह सिर्फ बोझ बनेगी। उसे मार देना और बर्डन हटाना आसान होता, लेकिन अकेलापन बोरिंग है। अब से वह उसके हर ऑर्डर मानेगी, हर वर्ड, नहीं तो वह उसे यहीं मार देगा। नाइट क्लब वाले ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ते हैं, या यूं कहो ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ते हैं। शुरू में वे कॉन्फिडेंट होते हैं, फिर पहला आदमी चीर दिया जाता है। उनका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। वे सोचते हैं क्या ये क्रीचर्स उस स्टूडेंट वाले से अलग हैं। सेंटीपीड गुर्राता है, चार्ज करो नहीं तो वह खुद उन्हें मार देगा। एक आदमी भागता है, कहता है ज़ॉम्बीज से मरना सेंटीपीड के हाथ से मरने से बेहतर है। सेंटीपीड उसके बाल पकड़कर उसे सीधा हॉर्ड में फेंक देता है। उसकी विश पूरी। वह आदमी चीखता है और तुरंत खा लिया जाता है। बाकी लोग पास के ज़ॉम्बीज खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन और आते जाते हैं। सेंटीपीड समझ जाता है बहुत ज्यादा है। जो हॉर्ड उन्होंने जगाया है वह नहीं रुकेगा, उन्हें भागना होगा। स्टोर के अंदर शांति है। छोटी लड़की ये के लिए रामेन का कटोरा लाती है, उसने उसके लिए बनाया है। वह गर्म पानी भी लाती है जो उसने मांगा था। वह उसे जाने को कहता है, उसने काफी कर दिया, जब तक वह बुलाए नहीं वह उसके कमरे में न आए। वह सिर हिलाकर दरवाजा बंद कर देती है। वह नूडल्स बनाता है और तुरंत खाने लगता है। वह भूखा है। एक बाइट लेते ही मुस्कुराता है, स्वाद अच्छा है। बाहर सेंटीपीड स्टोर के एंट्रेंस से लटका हुआ है, नीचे ज़ॉम्बीज से बचने के लिए पकड़कर टिका है। ये गर्म पानी की बोतल लेकर आगे आता है। सेंटीपीड पूछता है वह क्या कर रहा है। वह ढक्कन खोलकर उसका पानी उसके हाथ पर डाल देता है। स्किन तुरंत जल जाती है, छाले उठते हैं। सेंटीपीड चिल्लाता है लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं करता, नहीं तो सीधा हॉर्ड में गिरेगा। वह मदद मांगते हुए धमकी भी देता है। ये कहता है बेवकूफ। तब कोई उसकी बाजू पकड़ता है, छोटी लड़की। वह कहती है रुक जाओ, उसे अंदर आने दो, उसे हर्ट मत करो। ये सख्त हो जाता है। उसने कहा था ऊपर मत आना। वह इंसिस्ट करती है, उसके फादर कहते थे दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। वह उसे देखता है, तुम नहीं डरती कि वह अंदर आकर तुम्हें मार देगा। सेंटीपीड कसम खाता है वह नहीं मारेगा, वह बस भूखा है। चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं, उसके पास जाने की जगह नहीं। ये जीभ चटकाता है। उसका प्लान था उसे गिराकर हॉर्ड से मरवाने का। उसकी नजर मेज पर पड़े बॉक्स कटर पर जाती है। वे सेंटीपीड को अंदर आने देते हैं। वह लड़की को स्वीट थैंक करता है, फिर कहता है अभी उसकी टेरिटरी है, जो नहीं मानेगा मरेगा। लड़की अपनी गलती समझ जाती है। नाइट क्लब में कैओस है। बच्चे लोग दरवाजा ब्लॉक करते हैं जबकि ज़ॉम्बीज टकराते रहते हैं। एक गंजा आदमी सेंटीपीड को कोसता है कि उसने उन्हें मुसीबत में डाला। लड़कियां चीखती हैं, लकड़ी का दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। गंजा आदमी मदद मांगता है लेकिन फिर सोचता है खुद भाग जाए, वे मरें तो मरें। स्टोर में सेंटीपीड ये के सामने आता है। वह लड़की से कहता है वह क्यूट है, डियोर है, लेकिन बेवकूफ अगर सोचती है वह नहीं मारेगा। फिर भी उसने अंदर आने दिया, इसलिए उसे मौका देगा, वह उसकी स्लेव बन सकती है। फिर वह ये की तरफ मुड़ता है। पहले उस हरामी से निपटेगा जिसने उसका हाथ जलाया, वह उसे तड़पाएगा। ये कुछ नहीं बोलता। बॉक्स कटर उसके हाथ में है। लड़की विनती करती है, यह स्टोर उसकी फैमिली का है, नीचे चॉकलेट और स्नैक्स हैं,
सबके लिए खाना है। कुछ पल शांति रहती है। वह मुस्कुराती है कि वे साथ शांति से रह सकते हैं। सेंटीपीड भड़क जाता है। वह उस पर झपटता है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। ब्लेड चमकता है। आधे सेकंड में ये उसका घायल हाथ काट देता है। सेंटीपीड चीखता है। ये कटर को उल्टा पकड़कर फिर वार करता है। सेंटीपीड रोकता है। ये उसकी गर्दन की तरफ जाता है। सेंटीपीड बड़ा है। वह उसके पेट में किक मारता है। ये पीछे उड़ जाता है। लड़की उसके साथ गिरती है और खून बहता है। ये खुद को उठाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। सेंटीपीड हंसता है। पहली बार किसी ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया। एक किक से ये की पसलियां चटकती महसूस होती हैं। सेंटीपीड उसकी टांग पर पैर पटकता है। दर्द फट पड़ता है। वह पूछता है, उसने ज़ॉम्बी को इतनी आसानी से कैसे मारा? बताओ, नहीं तो मरोगे। ये चुप रहता है। वह कहता है, आखिर बोलोगे? लड़की बस देखती रहती है। ये सब सहता है। वह चाहता है लड़की इस दुनिया की रियल सच्चाई देखे, लेकिन कीमत भारी है। आखिर वह हाँफ कर कहता है, रुक जाओ, वह बताएगा। सेंटीपीड कहता है, जल्दी बोल, साथ दिया तो मौत कम दर्दनाक होगी। ये उसके चेहरे पर खून थूक देता है। सेंटीपीड उसे दीवार से मारता है, फिर किक और पंचेस मारता है। उसे मरने को कहता है। तभी सब बदलता है। छोटी लड़की ती है और सेंटीपेड की गर्दन पर वार कर देती है। वह गुस्से से उसकी तरफ मुड़ता है। तुम क्या करने की सोच रही हो? वह उसे जोर से धक्का देता है। वह जमीन पर गिर जाती है। वह बॉक्स कटर पकड़कर गरजता है, अब तुम दोनों मरोगे, टाइम खत्म। तभी ये एक डंडा उसकी गर्दन के पीछे मारता है। सेंटीपीड गिर पड़ता है। ये मुश्किल से खड़ा है। लड़की फर्श पर फैलते लाल खून को देखती रहती है। क्या मैंने उसे मार दिया? ये उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसने वही किया जो जरूरी था। वह आदमी बुरा था। घबराई हुई वह पूछती है, जब वह मदद ही करना चाहती थी तो उसने उसके साथ इतना सख्त व्यवहार क्यों किया? वह कहता है, सेंटीपीड मरा नहीं है। उसका चेहरा चमक उठता है, तो उन्हें उसे बचाना चाहिए। ये उसे किनारे धकेलता है, उसे कमरे से बाहर खींचता है, उसे बहुत नईव कहता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह उसे पागल कर देती है। ऊपर से उस कमीने ने उसका कमरा भी खराब कर दिया। वह सेंटीपीड को पैर से पकड़कर खिड़की तक घसीटता है। एक किक और बॉडी कचरे की तरह सड़क पर गिरती है। ज़ॉम्बीज़ तुरंत टूट पड़ते हैं। दावत शुरू। सेंटीपीड ठीक उसी समय होश में आता है और समझता है क्या हो रहा है। बाहर ये बड़बड़ाता है, अच्छा हुआ पहले उसके हाथ पैर नहीं काटे। एक आवाज उसका ध्यान खींचती है। सड़क के पार एक आदमी बिल्डिंग से लटका हुआ है। नीचे ज़ॉम्बीज़ से बचने की कोशिश करता है। वह फिसल रहा है, कांप रहा है, उनसे उसे छोड़ देने की भीख मांग रहा है। ये आवाज देता है, वहां कोई और जिंदा है। वह आदमी कहता है, वह आखिरी है। उन्होंने दरवाजा पकड़े रखा था, जब तक किसी ने छोड़ नहीं दिया। ज़ॉम्बीज़ अंदर आ गए और सब मर गए। वह कन्वीनियंस स्टोर में शामिल होने की भीख मांगता है। ये मना कर देता है। अगर वह जल्दी नहीं हिला तो नीचे वाले आदमी जैसा हाल होगा। वह सर्वाइवर नीचे देखता है और सेंटीपीड को खाया जाता देखता है। वह हिम्मत जुटाता है और अगले लेज पर कूदता है। वह पार्कूर की तरह चलता है, रेलिंग पर बैलेंस करके दौड़ता है। ये देखता रहता है, थोड़ा निराश कि ज़ॉम्बीज़ ने नाइट क्लब वालों को खत्म नहीं किया। समय गुजरता है। हॉड अभी भी बाहर है, खिड़की टूटी है। ये अपना बेडरूम डोर खोलता है। छोटी लड़की अभी भी वहीं है। क्या मैंने तुम्हें नहाने को नहीं कहा था? वह झल्लाता है। वह अंदर देखती है, बॉडी गायब है। वह कहता है, मत देखो, नीचे है। वह हिचकती है, क्या वह भाग गया? वह बताता है, जिस तरह उसने उसे बाहर फेंका सिर्फ भगवान ही बचा सकता था। वह नीचे देखती है, उदास। उसे ऐसे क्यों मारा? बुरे लोग भी बदल सकते हैं। ये उसके सिर के ऊपर दरवाजा पटकता है, तुम इतनी बेवकूफ हो। इस अपोकलिप्स में वह हमेशा तुम्हें मारने की कोशिश करता। वह अपोकलिप्स शब्द दोहराती है जैसे वह पागल हो। कहती है, उसे पता नहीं वह क्या बोल रहा है। वह चला जाता है, बहस बेकार है। वह एक और शॉवर ले लेगा। वह बात करने पर अड़ी रहती है। 2 कदम चलती है और गिर जाती है। वह समय रहते पकड़ लेता है, उसे बेड पर लिटाता है, बाइट मार्क्स ढूंढता है, कोई नहीं। शायद फीवर है, यहाँ कहीं दवा होनी चाहिए। अब समझ आता है शुरू से वह कमजोर क्यों लग रही थी। वह एक बॉक्स ढूंढता है, ऊपर एक गुलाबी नोटबुक रखी है। वह पलटता है, डोनर लिस्ट और मेडिकल नोट्स हैं। वह समझता है याओयू वेयर 14 साल की है, ल्यूकीमिया। वह उसका शर्ट थोड़ा उठाकर देखता है, बंडेज और कई पंचर मार्क्स दिखते हैं। उसे ट्रांसफ्यूजन मिलते रहे हैं, शायद इसलिए वह लोगों की मदद को इतनी डिस्परेट है। वह उनकी किन्नेस पर जीती रही, लेकिन जिस दुनिया को वह बचाना चाहती है वह खत्म है। वह अपनी पॉकेट देखता है, अपोकलिप्स एसेंसेस अभी भी हैं। उसे नहीं पता इससे कुछ होगा या नहीं। रात हो जाती है, ज़ॉम्बीज़ सड़कों पर भरे हैं, लेकिन शांति है। सुबह वे मोशनलेस खड़े सूरज की तरफ देखते हैं, जैसे कुछ उन्हें रोक रहा हो। बाद में या टेबल पर जागता है, ठंड लग रही है। वह सो गया था। उसे नजरें महसूस होती हैं या वेयर दरवाजे के पीछे खड़ी है। वह पहले से जागी है। वह पूछता है, अब बेहतर लग रहा है? वह हिचकती है। जवाब से पहले वह कहता है, कॉफी बना दो। वह मुड़ती है तो वह रोकता है, टूल्स और फूड पैक करो, वे उसके फादर को ढूंढने जाएंगे। वह चौंकती है, क्या सच में? वह कहता है, हाँ, उसके फादर सप्लाईज लेने गए थे, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। वह मना करती है, उसके फादर ने कहा था यहीं रहना, अच्छी लड़की बनना, ढूंढने मत जाना। वह पूछता है, कितना समय हुआ? कम से कम 3 दिन। आमतौर पर कितना लगता है? आधा दिन। वह कहता है, सोचो, फिर वह वापस क्यों नहीं आया? वह कहती है, 3 दिन पहले उसने घर आने को चिल्लाया था,
और तब से कुछ नहीं। ये कहता है और कुछ, उसे बाइट लगा हो सकता है, फंसा हो सकता है, मदद का इंतजार कर रहा हो, क्या उन्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए? वह सिर झुका लेती है। उसके फादर ने कहा चाहे कुछ हो वह बाहर नहीं जाएगी। ये चिढ़ जाता है, उसे बेवकूफ कहता है। वह एक क्रिमिनल को बचाने को तैयार थी लेकिन अपने फादर को नहीं। वह साफ कहता है यह डिस्कशन नहीं, वह उसे मारकर अकेला जा सकता है लेकिन उसने उसे बचाया था, इसलिए उसके फादर को ढूंढना उसका बदला है। रोना बंद करो, सामान उठाओ। वे जा रहे हैं। वह भागती है, सीढ़ियों से गिरते गिरते बचती है। ये बातें उसे थका देती हैं। बाहर शहर बर्बाद है, ज़ॉम्बीज अभी भी आसमान की तरफ देख रहे हैं। तभी इंजन की आवाज आती है। एक जीप सड़क से गुजरती है। ज़ॉम्बीज हाथों से गाड़ी रोकना चाहते हैं लेकिन बेकार, वे पकड़ते हैं और दूर फेंक दिए जाते हैं। स्टोर में ये खाना भरता है, निकलने की तैयारी। वह याओ की तरफ देखता है। छिप क्यों रही हो? पैकिंग हो गई? वह छोटी और उदास लगती है। और तुमने क्या पहन लिया? हम पार्टी में नहीं जा रहे? वह बात छोड़ देता है। इंस्टेंट नूडल्स कहाँ हैं? वह उसे देती है। वह खाते हुए स्टोर देखता है और प्लान बनाता है। दरवाजा खुलते ही उसे ज़ॉम्बीज हटाने होंगे, एक वर्किंग कार ढूंढनी होगी, फिर उसे उसमें बिठाना होगा बिना उसकी बेवकूफी के। यही मुश्किल हिस्सा होगा। वह स्पाइसी स्टिक्स खा रही है। वह उससे एक मांगता है। वो अभी भी लगातार डांट खाकर डाउन फील कर रही है। तभी कोई पास आता है जिस पर अगले ही सेकंड सब कुछ अंदर की तरफ एक्सप्लोड होने लगता है। शेल्फ गिरते हैं, डेब्री उड़ता है, चारों तरफ हिलने लगता है, जिस पर ये बड़बड़ाता है नहीं, ये अर्थक्वेक नहीं है। एक कार आधी दुकान के अंदर घुस चुकी है। दरवाजा खुलता है और एक गंजा मोटा आदमी मिलिट्री गियर में हंसते हुए बाहर निकलता है। बोलता है कि उसे लकी फील हो रहा है जो एक कन्वीनियंस स्टोर मिल गया। वह एक ज़ॉम्बी को साइड में किक मार देता है और कहता है गुड ज़ॉम्बी इज अ डेड ज़ॉम्बी। फिर वो आराम से अंदर चलता है। स्नैक्स देखकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वह नीचे क्राउच होकर होंठ चाटता है। जैकपॉट फील करता है। सिटी सेंटर खाली था, इसलिए उसने इस सुनसान ब्लॉक को ट्राई किया जो देखकर लगता है उसे फायदा मिल गया। तब एक बॉक्स कटर सामने चमकता है जिस पर यह कहता है ड्रॉप इट। जो लास्ट बग अंदर आया था उसका काम तमाम कर दिया गया था और मैं हेजिटेट नहीं करूंगा। मोटा आदमी तेज रिएक्ट करता है। स्नैक्स ये के चेहरे पर फेंक देता है। ये एक पल ब्लिंक करता है जिस पर वो आदमी जो मिल सकता है उठाता है और कार की तरफ स्प्रिंट करता है। दरवाजा पटक कर बंद कर देता है। ये तुरंत विंडो पर आ जाता है। फिल्थी पेग डाई बोलता है। ब्लेड उसके पास प्रेस होता है। आदमी तुरंत बोल देता है आई सरेंडर। तभी याओ यूरू YBA से लोगों को मारना बंद करने को कहती है। दोनों आदमी उसकी तरफ घूरते हैं जिस पर वो घबराकर एक्सप्लेन करती है अगर ये मर गया तो स्टोर के डैमेज का पैसा कौन देगा। ये उसे ध्यान से देखता है। मोटा आदमी कांप रहा होता है। फिर धीरे से ये के चेहरे पर ग्रिन फैलती है और वह कहता है वो सही है। वह आदमी से कहता है कार डैमेज कवर करेगी। फिर याओ को बैग्स उठाने का ऑर्डर देता है। वे यहां से जा रहे हैं। वह मान जाती है, फिर फ्रीज हो जाती है। क्रैश ने एक हॉर्ड को अट्रैक्ट कर दिया है। ज़ॉम्बीज सड़क से अंदर आने लगते हैं। मोटा आदमी पैनिक करता है। उसने अभी कई को मारा था, फिर भी और क्यों आ रहे हैं? याओ कार में कूदती है। दरवाजे स्लैम होते हैं। ड्राइवर चिल्लाता है बकल अप और एक्सेलरेटर दबा देता है। ज़ॉम्बीज साइड से लटकते रहते हैं जबकि ट्रक आगे बढ़ते हुए सब क्रश करता जाता है। वह स्ट्रीट्स में ऐसे घुसता है जैसे एक्शन मूवी चल रही हो। कॉर्नर्स पे ड्रिफ्ट भी करता है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस हो रहा है। ये चेतावनी देता है सीधा चलाओ वरना तुम्हारी नेक खोल दूंगा। ड्राइवर आर्ग्यू करता है कि ज़ॉम्बीज क्लियर करना पड़ेगा वरना रास्ता नहीं मिलेगा। याबाई उसे इग्नोर करता है और याओ से पूछता है तुम्हारे फादर कहाँ जा रहे थे? वह जवाब देती है फूडोंग सुपरमार्केट, लास्ट कॉल में यही कहा था। ड्राइवर कराता है वो जगह हमेशा भरी रहती है, अब तो ज़ॉम्बीज से भरी होगी। याबाई कहता है वाइनिंग बंद करो, ड्राइव करो वरना वहीं मरोगे। आखिर वे हॉर्ड से पीछा छुड़ा लेते हैं। मोटा आदमी पीछे देखता है और बोलता है अगर बोरिंग लगे तो म्यूजिक चला सकता हूँ। रोड पर आते ही सब थोड़ा शांत हो जाता है। एक ज़ॉम्बी सड़क पर पड़ा है, हाथ में ब्रांच पकड़े हुए। जीप पास आते ही हाथ उठाता है लेकिन ड्राइवर धीमा नहीं करता, उसे कुचल देता है। वह लाउड म्यूजिक बजा रहा है, कैंडी चबा रहा है और सामने जो भी है उसे उड़ा रहा है। क्लियरली मजे ले रहा है। ये कहता है आवाज कम करो, मुझे रेस्ट करना है। ड्राइवर बोलता है रिलैक्स, ये कार सॉलिड है। याबाई बॉक्स कटर उठाता है और कहता है तुम सुन नहीं रहे। अचानक साइलेंस होता है। ड्राइवर ब्रेक्स मार देता है। याबाई कहता है मैंने रुकने को नहीं कहा, नॉइज बंद करने को कहा था। ड्राइवर निगलता है और बोलता है फ्यूल खत्म हो गया। याबाई और याओ फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हैं। ड्राइवर सॉरी बोलता है, उसे याद नहीं रहा आसपास गैस स्टेशन नहीं है। वह खाना ठूंसने लगता है। कहता है अगर मरूंगा तो पेट भरकर मरूंगा। याओ बाहर कुछ सुनती है। एक बड़ा ज़ॉम्बी विंडो के पास खड़ा है। कार एक पार्क के पास रुक गई है और हॉर्ड पास आने लगता है। चाहे कार टिके वे फंस जाएंगे। तभी याबाई पीछे सीट के पीछे एक मचेटे देखता है। ज़ॉम्बीज विंडोज पर टकराने लगते हैं। तभी एक डोर उड़कर खुलता है, हिंजेस से टूटकर गिरता है। याबाई आराम से बाहर निकलता है। एक ज़ॉम्बी अटैक करता है, मचेटे चमकती है, एक डाउन हो जाता है। अंदर याओ कांप रही है। याबाई ग्रिन करता है, ब्लेड की एज अच्छी है। एक और ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है। वह कहता है एमेटर्स के लिए इतना काफी है और स्लैश करता है। दूसरा गिर जाता है। दो और आते हैं। एक को चेस्ट में किक करता है, घूमकर दूसरे को काट देता है। ड्राइवर स्टनर्ड होकर देखता है। याओ यूआरबी डिजर्व में देखती रहती है। एक और बड़ा ज़ॉम्बी गिर जाता है। या ब्लेड कार पर टैप करता है और कहता है बाहर आओ। ड्राइवर सिर हिलाता है जिस पर याबाई कहता है
अंदर रहोगे तो वैसे भी मरोगे। आसपास और कार्स हैं, शायद फ्यूल साइफन कर सकें। जब तक याबाई ज़ॉम्बीज संभालता है, ड्राइवर का काम गैस लाना है। इतना गाना गाया है तो व्हीकल का रास्ता पता होगा। याबाई याओ को अंदर रहने को कहता है, बाहर डेंजरस है, फिर ड्राइवर को फॉलो करने का इशारा करता है। आदमी हेजिटेट करता है, बोलता है उसे एक मोमेंट चाहिए, लेकिन तब तक याब एक और ज़ॉम्बी गिरा देता है। उसे बिल्कुल डर नहीं है। वह एक और काट कर पीछे मुड़कर बोलता है मूव। ड्राइवर को अचानक याद आता है ट्रक बेड में फ्यूल कैनिस्टर्स हैं। वह सोचता है शायद याब को साथ रखना सही है। याबाई एक और मारता है और पूछता है क्या कहा तुमने। ड्राइवर हकलाता है, शॉक्ड है बस, अगर थोड़ा वेट करें तो टैंक भर सकता है। बाद में याब कहता है पहले मदद चाहिए। वह हाथ खोलता है, उसकी हथेली में एक ग्रीन पर्ल है। कहता है ये ज़ॉम्बी ब्रेन से निकलते हैं, मैं मारूंगा तुम कलेक्ट करो। ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ता है, उसने कभी ऐसा नहीं किया। याब जल्दी से डेमोन्स्ट्रेट करता है, कहता है आसान है। ड्राइवर मुंह बनाता है, ये डिस्गस्टिंग है, मैं कार में रहना पसंद करूंगा। याब जवाब देता है वापस गए तो मिंस्ड हो जाओगे। ड्राइवर पूछता है नाइफ बिना कैसे करूंगा। याब कहता है अपने हाथ इस्तेमाल करो, और आगे बढ़कर एक और ज़ॉम्बी गिरा देता है। ड्राइवर घबराकर पहले कॉर्प्स के पास जाता है, फिर पैनिक होकर जीप तक भागता है। एक टूल उठाता है और प्रार्थना जैसा बड़बड़ाता है। याब चिल्लाता है टाइम नहीं है, कलेक्ट करना शुरू करो। ड्राइवर बॉडी के ऊपर झुकता है, पसीना बह रहा है, पूछता है ये जिंदा तो नहीं है। फिर हिम्मत करके कॉर्प्स को मारता है और अंदर हाथ डालता है। एक छोटा ग्रीन क्रिस्टल उसकी हथेली में गिरता है। बस इतना ही। वह हैरान होकर देखता है, सोचे से आसान था, सच में स्कल के अंदर कुछ है। उसने इमेजिन नहीं किया था ह्यूमन हेड से ये निकलेगा। वह पूछता है क्या ये पैसे के काम आते हैं। याबाई कहता है चुप रहो। आदमी सोचने लगता है शायद इसी वजह से लोग ज़ॉम्बी बने, शायद कुछ पॉकेट में रख लेना चाहिए। उधर याब एक और ग्रुप काट देता है। थोड़ी देर बाद वह कहता है काफी है, दूर वाले इसके लायक नहीं है। ये बॉडी अभी भी अनट्रेंड है, जितना आसान होना चाहिए उससे ज्यादा मुश्किल फील हो रहा है। वह पीछे मुड़कर पूछता है कितने हुए। मोटा आदमी खुश होकर ढेर सारे दिखाता है, बोलता है ऑलमोस्ट फन लग रहा है, पहले क्लीन करो, स्टोर करो, फिर टैंक भरो, अब निकलने का टाइम है। याबाई याओयू को चेक करता है, उसकी कंडीशन और खराब लग रही है। वह उसका आर्म पकड़ता है, नाम लेकर बुलाता है। उसकी स्किन जलती हुई फील होती है, फीवर पहले से ज्यादा है। वह उसका बैग खंगालता है, वे पहले ही मेडिसिन और पानी ले चुके थे। मोटा आदमी झुककर पूछता है उसे क्या हुआ है, जिस पर याबाई कहता है चुप रहो और गैस भरो। थोड़ी देर बाद फीवर थोड़ा कम होने लगता है, शायद कार में ओवरहीट हो गई थी। ड्राइवर बोलता है फीलिंग बेटर पूछते ही याही उसे घूर कर रोक देता है। वे पहले ही टाइम लूज कर चुके हैं क्योंकि उसने फ्यूल खत्म होने का नाटक किया था। अगर उसने कुछ और छुपाया तो वह मारा जाएगा। आदमी जल्दी से सॉरी बोलता है और कहता है अब झूठ नहीं बोलेगा। याओई और धीरे से होश में आती है और वे फिर ड्राइव करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर याही के ब्लेड काम की तारीफ करता है और उसका नाम पूछता है। पहले तुम अपना बताओ, याही कहता है। वह बोलता है शाओहैंग, शहर में वर्कशॉप चलाता हूँ। वो ट्रक एक कस्टमर रिपेयर के लिए छोड़ गया था, अपोकलिप्स शुरू होने के बाद कभी लेने नहीं आया। याही अपना नाम बताता है। तभी अचानक शाओहैंग ब्रेक्स मार देता है, ट्रक स्किड करता है। याही खुद को संभालने सीट पकड़ता है और पूछता है क्या हुआ। सामने रोड ब्लॉक्ड है, आगे पूरी स्ट्रेच में रेक्ड व्हीकल्स जल रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। याओई अभी भी कांप रही है, लेकिन कम से कम अभी खड़ी है। याही ब्लॉकेज को देखता है, उस एरिया तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं जहां उसके फादर गए थे। वह चुपचाप देखती रहती है। शाओहैंग कहता है एक और रूट है, लंबा है, फिर भी जाओगे। याही बोलता है हाँ, लेकिन पहले बेटर वेपन्स चाहिए। वह पूछता है शाओहैंग किसी इलेक्ट्रिशियन या वेपन्स शॉप को जानता है क्या। शाओहैंग सोचता है और सिर हिलाता है। वह किसी को जानता है, अपने होम टाउन का ब्लैकस्मिथ, काफी स्किल्ड है। ये सुनकर याही का ध्यान जाता है, शायद वह जिंदा हो, और अगर नहीं भी हुआ तो उसकी जगह पर सप्लाईज मिल सकती हैं। ये मचेटे उसी ने बनाया था, ज्यादा मटेरियल मतलब बेटर गियर, वर्थ है। शाओहैंग पुराने दिनों को याद करने लगता है, जिस पर याओ धीरे से कहती है चुप रहो, याही सो गया है। वे ब्रिज पार करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं। शाओहैंग बाहर उतरकर स्ट्रेच करता है। साल बीत गए होंगे लेकिन जगह ज्यादा नहीं बदली। याही आसपास देखता है और कहता है ये वर्थ होना चाहिए, नहीं तो यहीं दफना दिए जाओगे। पहला रूल है अंदर जाने से पहले एरिया क्लियर करो। वह बाहर के ज़ॉम्बी स्कैन करता है और पूछता है इनमें तुम्हारा दोस्त दिखता है क्या। शाओहैंग हेजिटेट करता है, श्योर नहीं है। तो पर्ल्स कलेक्ट करना शुरू करो, याही भी कहता है। तभी कार से आवाज आती है। याओयूरा आगे बढ़ती है और कहती है वह हेल्प करना चाहती है। याही भी कहता है तुम बस फेंट हो जाओगी या बाइट हो जाओगी और उन्हें स्लो करोगी। वह इंसिस्ट करती है अब ठीक है, केयरफुल रहेगी। शाओहैंग हंसता है, अगर वो ब्रेव है तो मैं स्कल तोड़ूंगा, वो कलेक्ट करेगी। याहिबी की आवाज ठंडी हो जाती है, तुम दोनों में से किसी को बाइट हुआ तो मैं खुद खत्म कर दूंगा। याओरा नोटिस करती है वह ऐसे बोल रहा है जैसे हेजिटेट नहीं करेगा। याहिबी आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बीज को काटता जाता है। शियाओ हैंग स्काल क्रैक करता है और बात करता रहता है, जबकि याओयूर ग्रीन पर्ल्स बैग में डालती रहती है। पास की बिल्डिंग से कोई बिनोकुलर्स से देख रहा है। सिगरेट पकड़े एक आदमी इरिटेटेड आंखों से देखता है। तभी दूसरा आदमी अंदर आता है और कहता है ब्रदर लॉ। लॉ बिना मुड़े कहता है नॉक करो नेक्स्ट टाइम। बाहर एक रुकी कांप रहा है। लू पूछता है क्या बात है। वह बताता है ब्लैकस्मिथ शॉप में 3 लोग हैं, एक आदमी अकेला ज़ॉम्बीज मार रहा है, बहुत स्ट्रांग है। लू कहता है उसने उन्हें पहले ही देख लिया, उसे परेशान क्यों कर रहे हो। रुकी हकलाता है ये अलग है। लू सोचता है और इशारा करता है। एक लड़की उसे इंस्टेंट नूडल्स देती है। वह पैक रुकी को फेंकता है और कहता है
खाओ और सही रिपोर्ट दो। रुकी खुश होकर कहता है ब्रदर लू अमेजिंग है। लू पास बैठी लड़की को सहलाता है। वह थकी और भूखी दिखती है और घुटनों पर गिर जाती है। लू ऑर्डर देता है मोटे वाले को बाहर निकालो, सबको इकट्ठा करो, बाकी खत्म करो, जो करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। उधर शॉप में ज़ॉम्बीज गिर चुके हैं, एक पर्ल बाकी है। ये जाओ हैंग से पेरीमीटर चेक करने को कहता है जबकि वह अंदर देखेगा। वह डोर को किक मारकर खोलता है। अंदर पूरा ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप है। वह रूम स्कैन करता है। एनविल, टूल्स, रैक्स ऑफ वेपन्स। फौज अभी भी जल रही है। कोई हाल ही में यहाँ था। जाओ हैंग कहता है जगह ठीक लग रही है लेकिन दोस्त कहाँ गया पता नहीं। ये कहता है कार्स से पर्ल्स और स्क्रैप लाओ और ब्लेड शार्पन करो। जाओ हैंग दीवार पर लगे वेपन्स दिखाकर पूछता है इन्हें क्यों नहीं लेते। ये कहता है एक हफ्ते में बेकार हो जाएंगे। शाओ हैंग समझ जाता है याही कुछ नया फौज कर रहा है। ये गुस्से में कहता है मूव और पर्ल्स लाओ। शाओ हैंग बड़बड़ाता है, वह जल्दी गुस्सा हो जाता है। याओ यूर पूछती है उसे क्या करना चाहिए। फौज जोर से जलती है, पिस्टन्स चलते हैं। मैकेनिक की पहली स्किल कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। ये स्टील ट्यूब आग में डालता है और हैमर मारना शुरू करता है। शाओ हैंग इंप्रेस्ड होकर देखता है इतनी कम उम्र में ब्लैक स्मिथिंग जानता है। ये बे ऑर्डर देता है पर्ल्स कप में डालो। शाओ हैंग ओबे करता है। पर्ल्स आग में पिघलकर ग्लोइंग ग्रीन लिक्विड बन जाते हैं। उनसे ऑरा उठती है, ऑलमोस्ट मैजिक जैसा फील होता है। ये बे स्ट्रॉबेरी जूस की बॉटल काट कर मोल्टन मिक्स में डालता है। लिक्विड आपस में फ्यूज हो जाता है। वह ब्लेड पर कोट करता है, मेटल ग्लो अब्सॉर्ब कर लेता है, फिर हैमर मारता है। आवाज बाहर तक गूंजती है। ब्रदर लू का ग्रुप सुन लेता है। रुकी डर जाता है। शार्प जॉ वाला आदमी मुस्कुराता है, इजी रिसोर्सेज बोलता है। लॉन्ग हेयर वाला कहता है असली प्राइज हेगवान के साथ टाइम है। पोलो शर्ट वाला आदमी वॉर्न करता है अगर ब्रदर लुआ इस आदमी को मरवाना चाहता है तो वजह है, रात तक वेट करो, जब गार्ड डाउन हो तब अटैक करना। अंदर याबाई फौजिंग जारी रखता है। डिजाइन फ्यूचरिस्टिक और प्रिसाइज दिखता है। जाविन सोचता है ये किड किसी टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आया होगा। याबाई एक पीस खत्म कर तुरंत दूसरा शुरू करता है। पहला पार्ट पानी से निकालता है। जवांग सीटी बजाता है। इलेक्ट्रिक पैटर्न कमाल है। ये बस मुस्कुराता है, मटेरियल रेडी है, अब दिखेगा मैकेनिक क्या कर सकता है। या नूडल्स टेबल पर रखती है, चुपचाप पास रहकर खुश है। उसे सेफ फील होता है। तभी अचानक एक हाथ उसके मुंह पर दबता है। लॉन्ग हेयर वाला आदमी उसे पीछे खींचता है और कहता है उसे कहीं और ले जा रहा है। अंदर याबाई अभी ब्लेड शार्पन करके खत्म करता है। वह उसे एक मैकेनिकल फ्रेम में लॉक करता है और नीचे रख देता है। जॉ हैंग घूरता रह जाता है, बोलता है ऐसी चीजें उसने सिर्फ मूवीज में देखी हैं। ये दो केबल्स जोड़ता है, अब इसे पावर देने का टाइम है। वेपन गूंजने लगता है, ग्रीन ग्लो निकलती है, जनरेटर हिलते हुए भी चल रहा है और वेपन स्टेबल रहता है। सेकंड ऑर्डर सोर्ड। याबाई बोलता है डन। जा हैंग बोलता है उसे भी एक चाहिए। तभी वे याओ यूर की चीख सुनते हैं जिस पर दोनों बाहर भागते हैं और सीधे ब्रदर लू के गैंग से टकरा जाते हैं। या लटकती हुई एक आदमी की बाहों में पकड़ी है। याबाई का चेहरा काला पड़ जाता है। गंजा लीडर कहता है वेपन गिराओ वरना लड़की मर जाएगी। याबाई आर्म उठाता है, एक स्लैश करता है। या पा के तत्ता है। शॉकवेव जमीन चीरती हुई निकलती है और आदमी दो हिस्सों में कट जाता है। दूसरा भागने की कोशिश करता है। याबाई कहता है कहां जा रहे हो। दूसरा स्लैश पड़ता है, मेटल कागज जैसा कट जाता है। पैनिक फैल जाता है, सब पीछे हटने लगते हैं। ये अपना पहला हेडलेस एनिमी बना चुका है। एक आदमी चिल्लाता है अगर जीना है तो लड़की छोड़ दो। किडनैपर मना कर देता है, कहता है नहीं भागे तो बाद में ब्रदर लू मार देगा। तभी लाइटनिंग आर्क उनके चेहरों के पास से गुजरती है। ये शांत होकर आगे चलता है। फिर शाओ हैंग चिल्लाता है पीछे से एक और हॉर्ड आ रहा है। ये ज़ॉम्बीज पहले से तेज चल रहे हैं, जैसे उनमें कुछ बदल गया है। शाओ हैंग फ्रीज हो जाता है और पूछता है अब क्या। ये ब्लेड कसकर पकड़ता है और चार्ज करता है। ग्रीन आर्क चमकते हैं। ज़ॉम्बीज एक के बाद एक गिरते जाते हैं। शियाओ हैंग ऑन में देखता है कैसे यार स्टॉर्म की तरह काट रहा है, लेकिन दोनों किडनैपर्स दूर निकल रहे हैं और उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। जाविया हैंग चिल्लाता है, जिस पर वाईबीए इशारा करके कहता है घूरना बंद करो, कार लो और पीछा करो। जाओ हैंग जीप में कूदता है और तेजी से निकलता है। पीछे वाईबीए हॉर्ड काटता रहता है। अब डैमजेल बचाना जाओ हैंग के ऊपर है। भागते आदमी इंजन की आवाज सुनते हैं। जाओ हैंग उनकी तरफ बढ़ता है। वे बस पर कूदते हैं और अपने बेस का एंट्रेंस ब्लॉक कर देते हैं। वह जोर से ब्रेक लगाता है, बस दरवाजा बंद कर देती है। वह उतरता है और समझ नहीं आता क्या करे। अंदर खिड़कियों से और आदमी देख रहे हैं। कहते हैं बस एक मोटा आदमी है, आसान है। वे बस से उतरते हैं और उसे धमकाते हैं कार छोड़कर चले जाओ वरना बिल्डिंग के सबको जला देंगे। शाओ हैंग हंसता है और कहता है आकर ट्राई करो। कैप वाला आदमी दौड़ता है और डींग मारता है। उसने शाओ हैंग से ज्यादा लोगों को मारा है जितने उसने चिकन खाए हैं। साइज देखकर दावा अजीब लगता है। शाओ हैंग तैयार होता है और कहता है तुम मरने मांग रहे हो। तब एक ग्रीन क्रिसेंट उसके पास से निकलती है। अटैकर दो टुकड़ों में कट जाता है। बस भी पीछे से फट जाती है। शाओ हैंग ब्लिंक करता है, ये पहले ही पहुंच चुका है। ज़ॉम्बी साफ हो गए हैं, मूव। ये कहता है हम उसे बचा रहे हैं। वह फिर स्विंग करता है और बस दो हिस्सों में बंट जाती है। पिलर्स के पीछे और आदमी चार्ज करने को तैयार होते हैं। वाईबीए खुले में चलता है, एक नाइफ फेंकता है। वह हवा में ही ब्लॉक कर देता है और स्लैश से जवाब देता है। एक बॉडी क्रेट्स के पीछे गिरती है। कोई मोलोटॉव फेंकता है। ये डांस की तरह साइड स्टेप करता है और ग्रीन क्रेसेंट से जवाब देता है। गन शॉट चलता है।
बुलेट बस छूकर निकलती है। वह स्लो मोशन नियो की तरह डॉज करता है। ऊपर से ब्रदर लू देखता है, इम्प्रेस्ड होकर कहता है यब्बे ब्रिलियंट है। पूछता है इतना स्ट्रांग कैसे हुआ। ड्रिंक ऑफर करता है और टैलेंट अप्रिशिएट करने की बात करता है। यब्बे ब्लेड उठाता है, लुओ याओ यूरे की तरफ इशारा करता है, कहता है मत हिलो, वह शांति से सो रही है, अगले सेकंड मर सकती है। वह कहता है वह पोलाइटली बात कर रहा है, पोस्चर बंद करो या टेस्ट करें बुलेट तेज है या सोड। वाइबे चुपचाप उसे देखता है। शाओहांग धीरे से पूछता है प्लान क्या है, उनके पास गन्स हैं। ये अचानक मुस्कुराता है और कहता है वह बात करने को तैयार है, वह कुछ बड़ा बना रहा है और मैन पावर चाहिए। अगर लुओ सबको बुलाए तो उन्हें चांस देगा। लू आंखें सिकोड़ता है, सच में सबसे बात करना चाहता है। ठीक है, स्वागत करेंगे। शाओहांग बड़बड़ाता है ये पागलपन है, अकेले इतने आर्म्ड लोगों के सामने जाना। ये शांत होकर कहता है डरते हो तो चले जाओ। शाओहांग कांपते हुए कहता है अगर याब अकेला जा रहा है तो वह भी जाएगा, नो रिग्रेट्स। ये सोचता है आदमी परेशानी है। लोग उन्हें अंदर ले जाते हैं। वह रूम में खड़ा है जहां लू की पूरी क्रू मौजूद है। लू स्वागत करता है और कहता है 15 किलोमीटर के अंदर जितने हेल्दी लोग हैं सब यहाँ हैं। वह लीडर है। लू शंग, तुम्हारा नाम क्या है और क्या मदद चाहिए? यब कहता है वह याद रखेगा। लो शंग पूछता है क्या उसे पता है ये डिजास्टर कैसे शुरू हुआ? लुओ सख्त हो जाता है, ये बे उसे और इसकी ओरिजिन कैसे जानता है? ये उसकी तारीफ करता है कि उसने जल्दी साइंस देख लिए और सप्लाईज जमा की, नेदर ड्रैगन एसोसिएशन बनाने का प्लान भी बताया। ल्यू और कंफ्यूज हो जाता है, ये नाम उसने कुछ ही लोगों से शेयर किया था, ये लड़का कैसे जानता है? ये एक ग्रीन पर्ल निकालता है और कहता है शायद इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। लू इम्पेशेंट होकर कहता है खेल बंद करो और बोलो। ये रुकता है और बताता है शायद बर्ड्स ओवरसीज से वायरस लाए, या पॉपुलेशन कंट्रोल वेपन था, या एलियन मीटियर कुछ अननोन लाया। लुओ ने तीनों थ्योरी सुनी होंगी, इसलिए उसने लोगों को सिटी सेंटर से यहाँ बेस पर शिफ्ट किया। लू सिर हिलाता है, उसे वायरस के बारे में थोड़ा ज्यादा पता है। वह पॉकेट से 2 पर्ल्स निकालता है, कहता है अभी नहीं समझता ज़ॉम्बी ब्रेन में क्यों बनते हैं, लेकिन याबाई के प्रोजेक्ट और सोर्ड से जुड़े हैं। ये कंफर्म करता है लेकिन उसे हेल्प चाहिए। लू एक कंडीशन पर मानता है, पहले सोर्ड देखना चाहता है। वाईबीए उठाने लगता है। लू लड़की की तरफ याद दिलाता है कोई ट्रैजिक एंडिंग नहीं चाहता। याबे रुकता है और दे देता है। एक आदमी पकड़ता है और गिरते गिरते बचता है, कहता है बहुत हैवी है। लू खुद ट्राई करता है, वह भी उठा नहीं पाता। सूखी हंसी हंसता है, आज सरप्राइजेस भरे हैं, अब एक्सप्लेन करो। ये सच बताता है, जब कोई इन्फेक्टेड होता है तो ब्रेन में पर्ल बनने लगता है। शुरू में डार्क होता है, जितना ज्यादा समय ज़ॉम्बी के अंदर रहता है उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। वो एनर्जी ह्यूमन बॉडी के साथ काफी अच्छे से अडेप्ट होती है और साथ ही ये ऑर्डिनरी स्टील से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन्स भी फॉर्ज कर सकती है। जिस पर लू थोड़ा आगे झुकता है, क्यूरियस होकर पूछता है अगर ये बॉडी के साथ अडेप्ट होती है तो क्या हम इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं और लगातार स्ट्रॉन्ग बनते रह सकते हैं? जिस पर ये बताता है कि पर्ल्स को खाना पॉसिबल तो है, लेकिन ज्यादातर लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। लू तुरंत पूछता है जो लोग ज़ॉम्बी नहीं बनते उनका क्या होता है? जिस पर याबाई कहता है देखो मैं दिखाता हूँ। स्टेप 1 एक्टिवेशन है। वो 2 पावर केबल्स कनेक्ट करता है और ग्रीन एनर्जी पूरे रूम में सर्ज होने लगती है। जनरेटर्स स्पार्क करते हैं और फिर अचानक फ्लेम में एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिसके साथ ही ब्लैकआउट छा जाता है। यह देखकर ल्यू चिल्लाता है तुमने क्या किया? उसी पल याबे स्वॉर्ड पकड़कर आगे लंग करता है। उसका पहला अटैक मिस हो जाता है। फिर लू काउंटर फायर करता है, लेकिन याबे शॉट के पास से स्लिप कर जाता है और ग्रिप टाइट करके एक ही वॉर में आदमी को क्लीन कट कर देता है। जिस पर ट्रेम्बलिंग लीडर को देर से एहसास होता है कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। याबे ठंडी आवाज में कहता है नेदर ड्रैगन गैंग यही मरती है। किसी दूसरी टाइमलाइन में तुम वेपन्स बनाते, स्लेवरी सिस्टम खड़ा करते और इनफेमस बनते, लेकिन इस बार नहीं। फिर एक और स्लैश आता है, बॉडीज गिरती जाती हैं, फ्लोर वेक हो जाता है और हर तरफ ब्लड फैलता जाता है। इसके बाद ये की नजर याओ पर पड़ती है, जो अभी भी अनकॉन्शियस पड़ी होती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर रिलीफ आ जाता है। वो धीरे से उसके बाल पीछे करता है और कहता है दुनिया पहले ही काफी क्रूअल है, उसे ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तब डोरवे में एक फिगर दिखाई देता है, शाओहांग, वही कवर्ड जो पहले भाग गया था। वो फ्लैशलाइट लेकर अंदर आता है और शॉक्ड होकर पूछता है तुमने सबको खत्म कर दिया? जिस पर ये फ्लोर से एक वेपन उठाते हुए कहता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। रुको, शाओहांग कहता है हम यहाँ इतनी दूर इसी के लिए आए थे, तुम्हारे लिए नहीं इस वर्ल्ड में। ये जवाब देता है अब वेपन्स इवॉल्व हो रहे हैं और पहले से ज्यादा डेंजरस बन चुके हैं। शाओहांग क्यूरियस होकर पूछता है ये आगे क्या बनेगा, और साथ ही याबाई की ट्रिक की भी तारीफ करता है कि पर्ल्स जनरेटर में डालकर केओस क्रिएट करना क्लेवर था। तब एक बॉटल फर्श से टकराकर आवाज करती है, जिस पर सब मुड़कर देखते हैं। पास में एक लड़की कोलैप्स्ड पड़ी होती है जो उनसे उसे ना मारने की भीख मांगती है। शाओहांग तुरंत बोल देता है यहाँ डिस्ट्रेस वाली लड़की क्यों है? वो बताती है कि लूक शान ने उसे कैप्चर किया था और वो रोज स्लेव बनकर सफरिंग झेल रही थी, उसका गैंग से कोई लेना देना नहीं है। ये पूछता है क्या उसे पता है लूक ने बाकी सप्लाईज कहाँ छुपाए हैं? जिस पर वो सिर हिलाकर उन्हें रास्ता दिखाने का ऑफर देती है। चलते हुए शाओहांग पूछता है वो कहाँ से है, जिस पर वो जवाब देती है ईस्टर्न सिटी से। फिर वो एलिवेटर के पास रुकते हैं और बताती है स्टोरेज रूम्स 6th फ्लोर पर हैं।
ये जाओ हैंग से कहता है वो याओ के साथ रुके, वो लड़की के साथ स्टोरेज चेक करेगा। उधर रेकेज में एक घायल लैकी बॉडीज के बीच क्रॉल करता है और उसे लूक शैन आधा कटा हुआ दिखता है। उसकी नजर एक पर्ल पर जाती है और उसे याबी की बात याद आती है, ब्लैक मेटल एनर्जी। उसे याद आता है लूक शैन कह रहा था इसे खाकर कोई गॉड बन सकता है। कोई ऑप्शन ना बचने पर वो पर्ल निगल लेता है। उसकी प्यूपल सिकुड़ जाती हैं, वेन्स फूल जाती हैं और वो दर्द से कन्वल्स करने लगता है। बाहर थंडर क्रैश होता रहता है। इधर याओई जागती है। विंडोज के बाहर तेज बारिश हो रही होती है। वो पूछती है हम कहाँ हैं, जिस पर जाओ हैंग उसे रिलैक्स रहने को कहता है। तुम किडनैप्ड हुई थी लेकिन हमने तुम्हें बचा लिया तो कहा। तभी ये वापस आता है और नोटिस करता है कि वो जाग गई है। जाओ हैंग पूछता है कुछ मिला, जिस पर ये कहता है हाँ, लेकिन सब मूव करने में कल तक लग जाएगा। और वो लड़की, जाओ हैंग पूछता है, जिस पर ये कहता है स्टोरेज पहुंचते ही वो भाग गई। इस बारिश में अजीब था। फिर वो कहता है उसे भूल जाओ, हमें रेस्ट चाहिए। इस स्टॉर्म के बाद स्ट्रीट ज़ॉम्बीज से भर जाएंगी। दूसरी जगह एक लड़की चुपचाप शावर ले रही होती है। तभी दरवाजे के बाहर एक आदमी की आवाज गूंजती है। वो कहता है वो म्यूटेट नहीं हुई और अब उसके घर में है और यहाँ कुछ फ्री नहीं मिलता। वो हैंडल हिलाता है और कहता है उसके बॉडी के अलावा उसके पास देने को कुछ नहीं है। लड़की हेल्प के लिए चिल्लाती है, जिस पर वो हंसता है और कहता है ऐसी बारिश में कोई नहीं सुनेगा। तभी डोर अपने आप क्रैक होकर खुलता है। वो रुक जाता है और बाहर जाकर देखने लगता है क्या हुआ। बाहर खड़ा आदमी फेटल मिस्टेक कर देता है। एक चीख गूंजती है। लड़की झांकती है तो देखती है उसे एक मैसिव क्रीचर दीवार से दे मारता है। वो डरकर चीखती है। मॉन्स्टर उसे घूरता रहता है। वो हाथ बढ़ाता है और वो पीछे हटती हुई उससे पास ना आने की भीख मांगती है, जिस पर मॉन्स्टर मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है, रुकता है और फिर सिर पकड़कर गिर जाता है। वो फ्लोर पर हाथ मारता है और कहता है मैं मॉन्स्टर नहीं हूं, मैं ऐसा क्यों बन गया। शेकन होकर ब्लॉन्ड लड़की पूछती है वो कौन है। वो कहता है उसे गोली लगी थी, फिर उसने ज़ॉम्बी पर्ल निगल लिया और बॉडी म्यूटेट होने लगी। वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। लोग ब्लैक मेटल पर्ल्स खाकर ऐसे बनते हैं। वो कहता है उसे ये नाम के किसी ने बताया था जिसने मॉन्स्टर के हेड से पर्ल निकाला था। यह सुनकर उसकी आंखें तेज हो जाती हैं। वो पूछती है वो कहाँ है। क्रीचर बताता है ये रिसेंटली सदर्न सिटी आया और एक बिल्डिंग में सबको मार दिया। यह सुनकर ब्लॉन्ड रूई ठंडी मुस्कान देती है और कहती है वो ये बे को मारना चाहती है। मॉन्स्टर सिर हिलाता है और कहता है इम्पॉसिबल, ये बहुत स्ट्रांग है। रॉक्सी कहती है वो इस हालत में उसी की वजह से है, वो उसके एनिमी है। वो क्रीचर को स्टडी करती है। अगर उसने एक आदमी इंस्टेंटली मार दिया तो वो भी स्ट्रांग है। वो कहता है वो पावरफुल फील करता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर पूछता है क्या वो उससे डरती है। रोई पागलों की तरह हंसती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम स्ट्रांग हो, मेरी हेल्प करो या को मारने में, मैं तुम्हें जो चाहो दूंगी। वो बिल्कुल भी नहीं डरती, जबकि वो जायंट मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर एक्साइटेड होकर उसे उठा लेता है और कहता है तब मैं उसकी हेल्प करूंगा। वो मुस्कुराती है। प्लान सेट हो जाता है लेकिन उसका बॉडी कांपने लगता है। कुछ गड़बड़ है। वो घुटनों पर गिरकर चीखने लगता है। रात बीतती है और सुबह आती है। ये तैयारी करता है। वेयरहाउस में उन्हें इंस्टेंट नूडल्स, सिगरेट्स और ड्रिंक्स मिलते हैं। वो डेविलिश सोड अपनी बैग पर बांधता है। सप्लाईज पैक हो जाते हैं और अब मूव करने का टाइम होता है। वो नीचे जाते हैं। तभी शाओहांग रुक जाता है। कार की रूफ क्रश्ड होती है जैसे मीटियोर गिरा हो। वो पैनिक में ऑलमोस्ट रोने लगता है। हम इसे खोल भी नहीं सकते। ये भी डैमेज को देखता है और कहता है ये सिर्फ स्टॉर्म से नहीं हुआ, मूव। वो एक स्लैश मारता है। रूफ क्लीन कट कर गिर जाती है और ट्रक कन्वर्टेबल बन जाता है। मिरर्स इंटैक्ट रहते हैं जैसे फैक्ट्री मेड हो। सब अंदर चढ़ते हैं। इंजन अभी भी रन कर रहा होता है। शाओहांग पूछता है अब उसके फादर को ढूंढने जा रहे हैं। ये कहता है हाँ। ट्रक आगे बढ़ता है। शाओहांग ग्रिन करता है और कहता है कन्वर्टेबल अपोकलिप्स एडिशन, बुरा नहीं। और फिर ज़ॉम्बीज उन्हें नोटिस करने लगते हैं। साइड में एक लड़की और कुछ स्टूडेंट्स एक हॉर्ड से भागते हुए स्प्रिंट करते हैं, जिस पर ये उन्हें पहचान लेता है। उसके पुराने क्लासमेट्स अभी भी जिंदा होते हैं और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तभी एक क्लमजी लड़की गिर जाती है और ज़ॉम्बीज उसके करीब आने लगते हैं। उसी पल हवा में एक ग्रीन क्रेसेंट कटता है और पूरा हॉर्ड टुकड़ों में गिरने लगता है। स्टूडेंट्स शॉक में देखते रह जाते हैं। फिर उनकी नजर ये पर पड़ती है जो उनकी तरफ चलते हुए आता है और हल्का सा स्माइल करता है। सोच नहीं था फिर मिलोगे, जिस पर वो सब घबराकर उसे थैंक्स बोलने लगते हैं। उन्हें मगर लगा था वो मर चुके हैं। एक ब्लॉन्ड लड़का घूरते हुए पूछता है तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो गए, लेकिन ये उसे इग्नोर करता है और पूछता है तुम लोग जा कहाँ रहे हो। वो बताते हैं स्कूल से भागने के बाद उन्होंने सुना कि एक आइलैंड पर कैंप बन रहा है। रास्ते में बहुत लोग मर गए। तभी एक स्टूडेंट कार देखता है और पूछता है क्या हमें राइड मिल सकती है। एक और लड़की आगे बढ़कर वीक आवाज में पूछती है क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है। याओ चुपचाप सब देखती रहती है। उनकी हालत देखकर समझ जाती है वो कितने डेस्परेट हैं। शाओहांग धीरे से बड़बड़ाता है इन्हें कार से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जिस पर ये हाथ उठाकर सबको चुप कराता है। कार में फ्यूल कम है इसलिए वो उन्हें दूर तक नहीं ले जा सकता और राइड मांगने से पहले उन्हें उसका एक फेवर करना होगा। एक्स क्लासमेट्स तुरंत ईगर होकर सिर हिलाते हैं, वो कुछ भी करेंगे। ये मुस्कुराता है और कहता है जाओ रूल्स समझाओ। जाओ अचानक एक्साइटेड होकर इंचार्ज बन जाता है और ये बचे हुए ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ता है।
मैं उन्हें क्लियर करता हूँ, तुम लोग क्लीन अप संभालो। स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होकर एक दूसरे को देखते हैं, तभी शाओ टूल्स बांटता है और पर्ल्स निकालने का तरीका दिखाता है। ये आसान है। एक लड़की वहीं बेहोश हो जाती है, जिस पर याओ यूएर कामली कहती है, स्कल सॉफ्ट होते हैं, निकालना मुश्किल नहीं है। बाकी सब उसे देखते रहते हैं, सोचते हैं कैसी लाइफ रही होगी जो वो इतनी स्टेडी है। जाओ टूल्स देते हुए उन्हें वार्न करता है कि बाइट मत होने देना। ब्लॉन्ड लड़का धीरे से पूछता है, ग्रीन डांसर को इन पर्ल्स की इतनी जरूरत क्यों है? उधर ये ज़ॉम्बीज को काटता जाता है और वो लोग पर्ल्स कलेक्ट करते रहते हैं। 2 घंटे बाद सैक भर जाता है। याओए कहती है कुछ फूड उन्हें दे दो, जिस पर शाओहांग गुस्से में बोलता है उसे बिना पूछे सप्लाईज देना पसंद नहीं। स्टूडेंट्स हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन चबी लड़का क्रम्स भी देने से मना कर देता है। तभी कार फ्रेम पर जोरदार मेटालिक आवाज के साथ कुछ गिरता है। वो फुली म्यूटेटेड मॉन्स्टर होता है, वही पहले वाला। याओस तुरंत पहचान लेता है, ये इवॉल्व्ड एबिलिटी यूजर है। भागो, वो चिल्लाता है। मॉन्स्टर स्लैश करता है और उसका हाथ लगभग कट जाता है। वो पीछे कूदता है और ग्रीन क्रेसेंट भेजता है, लेकिन मॉन्स्टर डॉज कर देता है। वो माइंडलेस नहीं है, वो सोच रहा है। तब धीमा क्लैपिंग सुनाई देती है और रूई आगे आती है, वही लोकट क्वीन। ये की आंखें डार्क हो जाती हैं। स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। क्लास रेप रूबी कहती है वो सिर्फ ये ईडी को देखने के लिए जिंदा रही और मॉन्स्टर को उसे मारने का ऑर्डर देती है। ये समझ नहीं पाता ये उसके साथ क्यों है। मॉन्स्टर चार्ज करता है और उसे फाइट करनी पड़ती है। तभी ये उसका नाम याद करता है। अचानक एक फायरबॉल उनके बीच टकराता है और रूफटॉप पर एक और फिगर खड़ा होता है, लॉन्ग हेयर और फ्लेम से घिरा हुआ क्रीचर। सीन बदलता है। समुद्र में एक शिप पर एक आदमी सिगार पीते हुए कहता है, यहाँ लाइफ पीसफुल है, ज़ॉम्बीज उड़ नहीं सकते। वो दूसरे बोट से सप्लाईज लेने की प्लानिंग करते हैं। तब एक बोट एक्सप्लोड हो जाती है। फ्लेम हेयर क्रीचर उतरता है, आदमी चिल्लाते हैं और गायब हो जाते हैं। वापस स्ट्रीट पर फ्लेम क्रीचर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा नीचे देख रहा होता है। ये और म्यूटेटेड मॉन्स्टर दोनों ऊपर देखते हैं। एक और इवॉल्व्ड यूजर और भी खतरनाक एलिमेंटल टाइप। रॉक्सी कंफ्यूज होकर अपने मॉन्स्टर से पूछती है क्या वो उसका एलाय है। वो कहता है उसे नहीं पता। फ्लेम क्रीचर कूदकर उसका गला पकड़ लेता है, क्लियरली फ्रेंडली नहीं है। वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेट में किक मारकर उसे कार में फेंक देती है और फिर फायर ब्लास्ट कर देती है। शाओहांग रोने लगता है। कार और सारा फूड जल जाता है, जिस पर ये चिल्लाता है कार भूल जाओ, भागो। वो याओ यू को पकड़कर मूव करता है। रॉक्सी अपने मॉन्स्टर से याया को मारने के लिए चिल्लाती है। मॉन्स्टर स्ट्रगल करता है, फाइट उसके फेवर में नहीं है। तब फ्लेम क्रिएचर सीधा याओयू पर फायरबॉल फेंकता है, जमीन फटती है और सब अलग हो जाते हैं। याओयू गिरती है, लेकिन ये आखिरी पल में उसे खींचकर बचा लेता है। दोनों के बीच फायरवॉल उड़ जाती है। मूव, यही चिल्लाता है, घूरना बंद करो। कहाँ जाएं? शाओहांग रोते हुए पूछता है। योई सामने गराज एंट्रेंस देखता है और उसकी तरफ भागता है। फॉलो मी। पीछे रुआकी का मॉन्स्टर फिर फ्लेम क्रीचर के सामने खड़ा होता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। उन्हें फाइट नहीं करना चाहिए। वो पूछता है क्या उसने भी ब्लैक मेटल एनर्जी खाई। वो बस एक शब्द बोलती है, ब्लैक पर्ल। अचानक वो सिर पकड़कर गिर जाती है और कहती है वो इसे खाना नहीं चाहती थी। कुछ पागलों ने उसे बांधकर जबरदस्ती पर्ल निगल आया था। वो उन्हें मारना चाहती है, जो मारेगा उसे एशेस मिलेंगी। रॉय का मॉन्स्टर सिर हिलाता है, उसे भी मजबूर किया गया था, वो समझता है। तब रूई उन्हें रोकती है। काफी हुआ, ये भाग रहा है। वो हाथ बांधकर मजाक उड़ाती है, अगर वो भाग गया तो बदला कैसे लोगे। मॉन्स्टर कहता है वो उसे स्मेल से ट्रैक कर सकता है। फ्लेम क्रीचर पूछती है ये कौन है जो इतना इंपॉर्टेंट है। ब्लैक मॉन्स्टर कहता है ये पर्ल्स के बारे में जानता है, शायद वो उन्हें फिर ह्यूमन बना सके। वो हेजिटेंट करती है, अगर वापस आने का तरीका है तो वो साथ देगी। उधर ये और बाकी स्ट्रीट में भागते हैं। तभी एक कार उड़कर उनके सामने गिरती है और एक्सप्लोड होकर रास्ता ब्लॉक कर देती है। मॉन्स्टर पास उतरता है और एक कहता है फाइट खत्म नहीं हुई। उसे पता है ये कर्स्ड पर्ल के बारे में जानता है, अब बात करने का टाइम है। योई समझ जाता है वो बच नहीं सकता। वो शाओहांग से कहता है यावेर को लेकर भागो, वो टाइम खरीदेगा। वो मुड़ते हैं, लेकिन फ्लेम क्रीचर सामने आकर रास्ता रोक लेता है। शाओहांग घबराता है। रुओकी कार के ऊपर बैठकर हंसती है, अब कोई एस्केप नहीं। ये परेशान होकर दोस्तों से पीछे रहने को कहता है, ये वो संभालेगा। ब्लैक मॉन्स्टर चार्ज करता है, ये डॉज करता है, ग्लॉक निकालकर फायर करता है। बुलेट रुओकी के शोल्डर में लगती है, वो चीखती है। मॉन्स्टर रुक जाता है, उसे लगता है वाई ने उस पर निशाना लगाया था। दूसरी गोली चलती है और रक्सी के स्टमक में लगती है, जिस पर मॉन्स्टर तुरंत उसके सामने कूदता है और उसी समय ये ग्रीन स्लैश करता है। वो वॉर जो उसके लिए था मॉन्स्टर खुद झेल लेता है। पीछे से फ्लेम क्रीचर अटैक करता है और पूरी स्ट्रीट आग से जलने लगती है, जिस पर योई रोल करके साइड में निकल जाता है। तभी एक फायर स्टॉर्म उसकी तरफ आता है और वो अपनी ब्लेड से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। यावेर और शाओहांग बेबस होकर देखते रहते हैं। तभी यावेर अपने बैग से एक हैचेट निकालकर फेंकती है, लेकिन वो फ्लेम क्रीचर के सिर से टकराकर बेअसर गिर जाता है। क्रीचर मुड़कर उनकी तरफ देखता है, जिस पर शाओहांग पैनिक करने लगता है, लेकिन उसी डिस्ट्रैक्शन से याबी को ओपनिंग मिलती है और वो लगभग वार करता है, मगर उसका असली टारगेट ऊपर की पाइप होती है। एक स्ट्राइक में पाइप फट जाती है और पानी तेजी से नीचे गिरता है, जिससे फ्लेम्स बुझने लगती हैं और स्टीम उठती रहती है, जिस पर ये आगे बढ़कर फ्लेम क्रीचर पर स्लैश करता है। वो दर्द से चीखती है और पार्क की ओर पीछे हटते हुए उसका पैर लगभग कट जाता है।
वो पीछे रिट्रीट करती है और अब यी फिर से ब्लैक मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। मॉन्स्टर चेतावनी देता है, इसका बदला चुकाओगे। दोनों क्रीचर्स घायल हालत में पीछे हट जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। योई अकेला खड़ा रहता है, फिर थक कर एक घुटने पर गिर जाता है। याओ यूर तुरंत उसके पास आती है और पूछती है वो हर्ट तो नहीं है, जिस पर पता चलता है वो बस रिलीव्ड है क्योंकि वो 2 एबिलिटी यूजर्स से बच गए। शाओहोंग पूछता है ये चीजें आई कहां से। ये थोड़ा रुकता है और बताता है जब ह्यूमंस पर्ल्स खाते हैं तो ज्यादातर ज़ॉम्बीज बनते हैं, लेकिन लगभग 10,000 में एक केस में कोई एबिलिटी यूजर बन जाता है और उससे भी रेयर है कि दिमाग सही सलामत रहे। शाओहोंग पूछता है उसे ये सब कैसे पता है, जिस पर ये कहता है बाद में समझाएगा, अभी नेक्स्ट मूव डिसाइड करना जरूरी है। उनकी कार भी गई और फूड भी गया। ये बेभौहें सिकोड़ता है और कहता है अपोकलिप्स पहले से तेजी से बढ़ रहा है और इससे पहले कि हालात और खराब हों उसे कुछ और स्ट्रांग फौज करना होगा। बाहर फिर बारिश शुरू हो जाती है और कार भी पूरी रैक हो चुकी होती है। शाओहांग रोते हुए कहता है कम से कम कुछ सप्लाई सैल्वेज कर लेते। सबसे बुरा ये होता है कि मॉन्स्टर्स ने गराज के सामने सारी कार्स फेंककर रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वो दोनों को कोड देता है और कहता है यही है जिससे बारिश रुकेगी। हमारा लड़का उससे पूछता है क्या हो रहा है, जिस पर वो कहती है वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। उसके फादर का एक पुराना दोस्त पास में रहता है। वो एक माउंटेन की तरफ इशारा करती है और कहती है उस रास्ते से उसके घर पहुंचेंगे। बिग गाय पूछता है वो आदमी कौन है और क्या वो अभी जिंदा है, जिस पर वो कहती है वो थोड़ा वियर्ड है लेकिन अच्छा इंसान है, या कम से कम वो ऐसा ही होप करती है। उसके घर की वॉल्स ऊंची हैं, बहुत कंप्यूटर्स हैं और खाना भी काफी है, इसलिए शायद सेफ होगा। बिग गाय मजाक में पूछता है क्या उसके घर में साइबर कैफे है। हमारा लड़का कहता है अगर वो उसके डैड का दोस्त है तो शायद उसका डैड भी वहीं हो सकता है। किसी भी तरह चेक करना बनता है, लेकिन पीछे से फिर ज़ॉम्बीज का हॉर्ड आ रहा होता है। ये बे कहता है वो रास्ता साफ करेगा और सब उसके पीछे रहें। उधर दूसरा बड़ा मॉन्स्टर भी ज़ॉम्बीज को मारता जा रहा होता है। वो एक ज़ॉम्बी के पास जाता है, पर्ल निकालता है और कहता है ये काफी है, फिर बिल्डिंग पर कूद जाता है। फायर मॉन्स्टर लड़की बारिश से बचने के लिए छिपी होती है। वो बाहर से आता है और रुचि को बुलाता है जो लगभग मरने की हालत में होती है। वो कहता है वो पर्ल्स लाया है। वो उसे जल्दी देने को कहती है, लेकिन मॉन्स्टर पूछता है क्या वो सच में इसे खाना चाहती है। वो गुस्से में कहती है दे दो और कमरे से निकल जाओ। बेचारा बड़ा मॉन्स्टर फिर भी उसकी रिस्पेक्ट करता रहता है। फायर गर्ल पूछती है उसने खाया या नहीं। वो कहता है वो हेजिटेट कर रही है। उसकी फ्रेंड कहती है वो भी हेजिटेट करती अगर खुद को ऐसा बनते देखती, लेकिन बिग मॉन्स्टर कहता है वो बस नहीं चाहता वो मरे। फायर गर्ल अपने घाव जलाकर बंद कर चुकी है, लेकिन उसे पता है मेडिकल हेल्प के बिना वो नहीं बचेगी। दूसरी कहती है उसका एक ही चांस है वो पर्ल खाना। फायर गर्ल कहती है अच्छा होगा, वो भी उनकी तरह म्यूटेट हो जाएगी और फिर एक और साथी मिल जाएगा, फिर वो जिसे चाहेंगे मारेंगे और सबसे रिवेंज लेंगे। लेकिन बिग मॉन्स्टर कहता है बाहर ये जैसे स्ट्रांग लोग भी हैं और उसका हाथ अभी तक वापस ग्रो नहीं हुआ। मॉन्स्टर गर्ल कहती है अजीब है, उसका वेपन उसकी फ्लेम्स तक ब्लॉक कर रहा था। डार्क स्किन मॉन्स्टर कहता है सबसे अच्छा होगा उस आदमी को किडनैप करके पर्ल्स की सच्चाई निकलवाना। फिर वो अपना नाम जो बताती है। डार्क स्किन मॉन्स्टर अपना नाम वोंग शन बताता है। उधर हमारे दोस्तों के पास एक और क्रिएचर गिरता है और बारिश में भी वो रुकते नहीं, लेकिन हमारा लड़का थकने लगता है। जो होंग नोटिस करता है और कहता है उन्हें रेस्ट चाहिए। वो कहता है उसकी चिंता मत करो और जियर से पूछता है वो कहाँ है। वो ब्रिज की तरफ इशारा करती है और कहती है उसे पार करके माउंटेन चढ़ेंगे, लेकिन आगे टनल पानी से भरी होती है और गहरी लगती है। हमारा लड़का देखता है सब क्लॉग्ड है। फिर उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है। वो ईयर को उस पर बैठने को कहता है और खुद धक्का देने लगता है तो 3 टनल में बढ़ते हैं। जोहन डरकर पूछता है पानी के अंदर ज़ॉम्बीज हो सकते हैं क्या। यॉब जवाब नहीं देता और जीर उसे पुकारती है। बेचारा बस जागे रहने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो बेहोश हो जाता है और छोटी राफ्ट को साथ खींचता हुआ पानी में गिर जाता है। वो साफ पानी में सीधा डूब जाता है। उधर मॉन्स्टर को एहसास होता है बारिश अभी भी नहीं रुक रही। वोंग शंग कमरे में रोशी से बात करने जाता है, लेकिन वहां वो उसे पर्पल एनर्जी छोड़ते हुए देखता है। वो पूछता है क्या हुआ और वो चीखते हुए उसके सीने पर मारने लगती है। जो अंदर भागकर आती है और पूछती है क्या हो रहा है। अचानक ब्लैक ऑरा पूरे घर में फैल जाता है और अब हम यो की पास्ट लाइफ में पहुंचते हैं। उसे पानी से बाहर खींचा जाता है और रोशी गुस्से में पूछती है उसके मैकेनिकल ग्रुप कहाँ छिपे हैं। वो जवाब नहीं देता तो वो और भड़क जाती है और वो उसे नरक में जाने को कह देता है। वो उसे एरोगेंट कहती है और बोलती है इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा। फिर उसे जबरदस्ती वापस पानी में धकेल देती है। कुछ समय बाद वो प्रेजेंट में उस छोटे कमरे में जागता है जिस पर यूर उसके पैर पर सोई होती है। वो हिलती है, अभी भी ग्रॉगी रहती है और जैसे ही समझती है वो जाग गया है तो खुश हो जाती है। उसे बहुत रिलीफ फील होता है कि वो आखिर होश में आया। वो पूछता है वो कहाँ है। तभी बिग गाय अंदर आता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है आखिर जाग ही गया। यॉब इरिटेट होकर देखता है कि बिग गाय अभी भी उनके साथ है और कहता है ऑब्वियस है वही उसे यहाँ लाया होगा। हमारा लड़का पूछता है इतनी भारी बारिश और ढलान में उसे ऊपर कैसे खींच कर लाए। तभी एक ग्रे हेयर वाला आदमी अंदर आता है और कहता है वो भी यही जानना चाहता है, एक लड़का, एक बड़ा आदमी और एक बच्ची ज़ॉम्बीज से भरी सड़कों पर कैसे बच गए। यूर एक्साइटेड होकर उसे ग्रैंडपा ज़ांग कहती है। वो बताता है जो रिंग ने उसे पानी से निकाला था, लेकिन आगे क्या करें समझ नहीं आया। लकीली वो कैमरा से सब देख रहा था, इसलिए कार लेकर आया और सबको यहाँ ले आया।
याओ बे पूछता है क्या उसने सब देखा। ओल्ड मैन कहता है हाँ, उसने उसे ज़ॉम्बीज को ऐसे काटते देखा जैसे खीरा काट रहा हो। वो वेपन इनक्रेडिबल है और वो जानना चाहता है ये कहाँ से आया। हमारा लड़का खड़ा होता है और कहता है वो नहीं बता सकता और तुरंत उसे वापस करने को कहता है। वो ओल्ड मैन को थ्रेट करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर जवाब दे देते हैं और वो घुटनों पर गिर जाता है, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। ओल्ड मैन कहता है लगता है उस सोर्ड को यूज करने से एनर्जी ड्रेन होती है। वो माफी मांगता है कि उसने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। उसका नाम जियांग है और वो उसे प्रोफेसर शांग बुला सकते हैं। ये उसकी लैब है जहां वो ज़ॉम्बी वायरस पर रिसर्च करता है। याओ नाम सुनकर सोच में पड़ता है, फिर उसे याद आता है ब्लैक एनर्जी मेटल पर्ल्स को नाम देने वाला पहला रिसर्चर यही था। उसके लिए जो फ्यूचरिस्टिक मैकेनिक है जांग एक जीनियस जैसा है। हमारा लड़का हेजिटेंट होकर पूछता है क्या वो सच में प्रोफेसर चांग है। ओल्ड मैन शर्माते हुए कहता है प्रोफेसर बस एक टाइटल है जो उसे अच्छा लगता है, असल में वो बस एक्सपेरिमेंट्स करने वाला आदमी है। अगर ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके तो वो वेपन को करीब से देखना चाहता है। याओ सोचता है अगर ये सच में वही है तो चांस देना ठीक है। वो हाथ बांधकर कहता है उसके पास रिसर्च के लिए इससे भी बेहतर चीज है, एक लाइव ज़ॉम्बी। नीचे जाकर ओल्ड मैन उन्हें टेबल पर रखी चीजें दिखाता है। वेपन वहीं रखा होता है। जांग कहता है उसने बस एनालाइज किया है, कुछ और नहीं। हमारा लड़का उसे उठाने जाता है, जिस पर कांग चौंक कर कहता है उसे उठाने में उसकी कमर टूटने वाली थी। हमारा लड़का चारों तरफ देखता है और इम्प्रेस होता है। ये जगह इनक्रेडिबल है, ऐसे वर्कशॉप में वो और भी बेटर वेपन्स बना सकते हैं। कैंग पूछता है क्या उसने ये खुद बनाया। वो कंफर्म करता है, जिस पर कैंग एक्साइटेड होकर कहता है वो उस दूसरा बनाते देखना चाहता है। हमारा लड़का कहता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीक्रेट है। जंग शिकायत करता है ये बुलिंग है। हमारा लड़का कहता है अगर वो कुछ दिन उन्हें अच्छा खाना देंगे तो वो सोचेगा। जांग्स मॉनिटर पर काफी समय से उन दोनों की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होती है। वो कहता है इस अपोकलिप्स वर्ल्ड में एक दिन भी रेस्ट नहीं है और उसे तो ज़ॉम्बीज पर भी तरस आता है जो हमेशा गीले पैरों में घूम रहे हैं। बेस के अंदर यर्ब कैमरास देख रही होती है। जांग कॉफी लेकर आता है और कहता है अच्छा है वो यहाँ है। वो कहती है वो पूरी कोशिश कर रही है हेल्प करने की। जांग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि वो सर्वाइवर्स पर नजर रख रही है। फिर बताता है अभी तक उसके फादर की कोई खबर नहीं। वो कहती है उसके फादर और प्रोफेसर चांग अच्छे लोग हैं, इसलिए वो ठीक होंगे। जांग पास आकर पूछता है जो दो लोग उसके साथ आए वो सच में अच्छे हैं क्या। वो स्टूडेंट इतनी कम उम्र में इतनी टेक्नोलॉजी जानता है और उसकी आंखों में उसने किलर्स जैसा लुक देखा है। बिग गाय नॉर्मल लगता है लेकिन वो भी कुछ छुपा रहा है। तभी बिग गाय आ जाता है और जांग से कहता है उसकी बुराई करना बंद करे। उसके हिसाब से वियर्ड तो चांग है, इतना बड़ा घर, ऊपर हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड, ढेर सारी कार्स, सालों भर का गैसोलीन, सोलर पैनल्स के ढेर और खाना पहाड़ जितना। ओल्ड मैन चिल्लाता है बिग गाय कुछ नहीं जानता, उसे एपोक्लिप्स आने का अंदेशा पहले से था इसलिए तैयारी कर रहा था और ये आदमी उसके घर में रहकर फ्री में खा रहा है और फिर भी उल्टा बोल रहा है। ओल्ड मैन कहता है उसका गोल ह्यूमैनिटी को बचाना है और दोनों लड़ने लगते हैं। वाई उन्हें रोकने को कहता है। तब उसी समय बिग गाय के गर्दन के पीछे चोट लगती है। हमारा लड़का कहता है हिलना मत, थोड़ा खून निकलता है और शाओहांग पूछता है ये क्यों किया। वो मुड़कर कहता है ज़ॉम्बी म्यूटेशन शुरू होने वाला है इसलिए उनके पास टाइम कम है, एक और बड़ा डिजास्टर आने वाला है और उन्हें प्रिपेयर होना होगा। ज़ॉम्बी म्यूटेशन सुनकर ओल्ड मैन फ्रीज हो जाता है। बाहर उनके पुराने दोस्त अभी भी ज़ॉम्बीज को देख रहे होते हैं। एक आदमी बैठकर कहता है जगह चारों तरफ से घिरी है इसलिए वो निकल नहीं सकते। कोई कहता है बारिश बहुत तेज है और रोड ब्लॉक है, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें और उनका दोस्त श्याओजी बेहोश पड़ा है। ब्लॉन्ड लड़का कहता है उसे नहीं पता यूबे कहाँ गया, बिल्डिंग में खाना भी नहीं है इसलिए वो सब यहीं मर जाएंगे। फिर ब्लॉन्ड कहता है एक तरीका है। वो कुछ पर्ल्स निकाल कर दिखाता है। बाकी लोग याद करते हैं ये उन्होंने ज़ॉम्बीज के सिर से निकाले थे। ब्लॉन्ड लड़का कहता है कि उसने क्यूरियोसिटी में कुछ चीजें सीक्रेटली संभाल कर रखी थी और उसे याद आता है कि जो क्रीचर्स उन पर अटैक कर रहे थे वो यही चीज कंज्यूम करते थे। जिस पर उसके एक दोस्त पूछता है क्या वो सीरियसली उस पिल को खाने की सोच रहा है। तभी कोई साइड की तरफ इशारा करता है। वो क्या है, सबकी नजर उधर जाती है और एक दूसरी बिल्डिंग की छत से पर्पल स्मोक उठता दिख रहा है। ब्लॉन्ड भौहें चढ़ाता है, उसे समझ नहीं आता कि वहां टॉर्नेडो जैसा क्यों बन रहा है। इसके बाद जांग के हाउस में आते हैं जहां हमारा पोस्ट अपोकलिप्टिक मैकेनिक अभी भी अपने काम में डूबा हुआ है। जांग का हाउस वाला कहता है कि वो कई दिनों से अंदर बंद है और उसे समझ नहीं आता कि वो इतना लॉक्ड इन क्यों है। जिस पर जांग बोलता है कि शायद वो ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए इक्विपमेंट बना रहा है और शायद आगे चलकर और लोग भी उस ब्लैक स्पाइन्ड क्रीचर या फायर वाले मॉन्स्टर जैसे बन सकते हैं। ये सुनकर हाउस वाला घबरा जाता है और कहता है अगर ऐसा हुआ तो वहां मौजूद सब लोग मर जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई वेपन्स नहीं है। बूढ़ा आदमी बोलता है कि वो सिर्फ शेल्टर बनाना चाहता था, कोई वॉर जोन नहीं, फिर उसे वेपन्स की जरूरत क्यों पड़ेगी। तब यूअर भागती हुई अंदर आती है और उन्हें आवाज देती है। वो बताती है कि उसने कैमरों में अपने फादर को देखा है। यह सुनकर तीनों तुरंत बाहर निकलते हैं। वो पूछते हैं कहाँ, जिस पर वो कंप्यूटर पर बैठती है और ईस्ट एंट्रेंस दिखाती है। उसने वीडियो सेव भी किया हुआ है और कहती है कैमरा पर देखो। उसके फादर ज़ॉम्बी इंट्रील्स से ढके हुए हैं और भीड़ में घुल मिल जाते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है जिस तरह वो चल रहा है उससे नहीं लगता कि वो टर्न्ड हुआ है।
उसका फादर क्या का फायदा उठाकर डिस्गिज में वहां से निकल गया था। बड़ा आदमी हैरान होकर कहता है ये पागलपन है कि उसका फादर ऐसे सरवाइव कर गया। बूढ़ा आदमी रियलाइज करता है कि अगर ज़ॉम्बीज स्मेल की वजह से अटैक नहीं कर रहे तो ये रिसर्च करने लायक चीज है। यूअर पूछती है कि अब वो लोग क्या करेंगे। जंग हिचकिचाता है, वो कहता है वेदर बहुत खराब है और यो बाहर जाने के मूड में नहीं लगता। जिस पर जांग हांग उसे कहता है कि वो खुद यो से पूछे, शायद उसने कुछ इनक्रेडिबल बना दिया हो। कट होता है और यो सीधे मना कर देता है। वो कहता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए उसे हरी करने का कोई फायदा नहीं, और वो कहता है कि खाना लाने के अलावा उसे डिस्टर्ब मत करना। बड़ा आदमी कहता है वो ओवर कर रहा है और कम से कम उसे यूअर को कंफर्ट करना चाहिए। तभी हमारा बॉय पूछता है कि बड़ा आदमी खुद उसके फादर को रेस्क्यू करने क्यों नहीं जाता। बड़ा आदमी पहले समझ नहीं पाता, लेकिन फिर वो देखता है कि हमारे बॉय ने क्या बनाया है, एक गन और एक ब्लेड। योबर कहता है कि उसने अपना ब्लड उन पर लगाया है ताकि बड़ा आदमी उन्हें यूज कर सके। बड़ा आदमी हिचकिचाता है, लेकिन फिर उन्हें पहले से कहीं ज्यादा आसानी से उठा लेता है। यो समझाता है कि क्रिस्टल वाले वेपन्स उसके थॉट्स रीड कर सकते हैं, लेकिन जैसे वो लाइट ब्लेड्स कंट्रोल करता था वैसे ही उसे केयरफुल रहना होगा, नहीं तो उसकी एनर्जी खत्म हो सकती है। जुंग एच खुश हो जाता है और कहता है कि उसने सब कुछ लिख लिया है। फिर वो गन के बारे में पूछता है जो उसने उठाई थी, और हमारा बॉय कंफर्म करता है उसे फायर करने के लिए वेट करना पड़ेगा ताकि वो एनर्जी जनरेट करे। उसकी शॉट्स बहुत पावरफुल है, लेकिन उसे एम केयरफुली करना होगा क्योंकि वो ज्यादा बार फायर नहीं कर सकता। शाओहांग की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो कहता है ये लेजर कैनन जैसा लग रहा है और वो इसे टेस्ट करने का इंतजार नहीं कर सकता। वो तुरंत बेस से बाहर बारिश में दौड़ता है, आसमान की तरफ एम करता है और फायर करता है। एक लेजर स्ट्रीम निकलती है जिस पर वो चिल्लाने लगता है कि ये इनक्रेडिबल है। फिर वो ब्लेड रेडी करता है और स्विंग करता है और कहता है अब उसके पास येटी बे जैसी पावर है। बूढ़ा आदमी बड़े आदमी पर गुस्सा करता है कि वो हर चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन शाओहांग बहुत एक्साइटेड है और खुद को इनविंसिबल डिक्लेयर करता है। वो बूट्स और रेनकोट पहनता है और कहता है कोई भी ज़ॉम्बी आए वो उसे खत्म कर देगा। वो कैमरा में देखता है और यूअर से कहता है वरी मत करो, वो उसके फादर को एकदम सही सलामत वापस लाएगा। यूअर अभी भी अनईजी लगती है और पूछती है क्या वो सच में कर पाएगा। बूढ़ा आदमी कहता है फिलहाल वो बस देख सकते हैं कि वो कितनी देर तक इतना कॉन्फिडेंट रहता है। हेडसेट लगाकर जाओहांग डायरेक्शंस लेता है। बूढ़ा आदमी उसे ईस्ट से जाने को कहता है, लेकिन वो राउट माउंटेन की तरफ जाता है जहां कैमरास नहीं है, इसलिए उसे केयरफुल रहना होगा। जिस पर जाओहांग झुंझलाकर कहता है चुप रहो, वो संभाल लेगा। वो रास्ता फॉलो करता है और जल्द ही ज़ॉम्बीज का झुंड उसकी तरफ आता दिखता है। क्रीचर्स पास आते हैं और वो ग्रिन करता है, कहता है अब दोस्त के गिफ्ट को टेस्ट करने का टाइम है। वो ग्रीन क्रेसेंट स्लैश छोड़ता है और उन्हें 2 हिस्सों में काट देता है। वो चिल्लाता है कि अब वो बहुत स्ट्रांग है और किसी से नहीं डरता। फिर उसकी नजर साइड में कुछ अजीब पर पड़ती है। किसी और ने भी वो स्ट्रेंज पर्पल टॉर्नेडो देखा था। वो कुछ और ज़ॉम्बीज खत्म करता है और पूछता है क्या रूम में बैठे लोगों ने भी उसे देखा। बारिश और तेज हो रही है और ईस्ट में पर्पल टॉर्नेडो बन रहा है। बूढ़ा आदमी कहता है कैमरा उसे नहीं देख पा रहा, लेकिन डिटेक्टर बता रहा है कि हवा की स्पीड लेवल 6 के करीब है। बाहर रहना बहुत डेंजरस है, इसलिए उसे जल्दी हाउस वापस आना होगा। जिस पर जाओहांग यूअर से माफी मांगता है और कहता है कि वो गॉड्स की पावर के खिलाफ नहीं जीत सकता। ओल्डमैन जेंग यूअर को काम रहने को कहता है और भरोसा देता है कि उसका फादर जरूर कहीं प्रोटेक्शन ढूंढ लेगा। शियाओ हैंग गेट तक पहुंचता है, तभी अचानक अलार्म्स बजने लगते हैं। बूढ़ा आदमी चौंकता है और देखने दौड़ता है क्या हुआ। फिर वो सबको शांत रहने को कहता है। वो बताता है कि वो सिर्फ एक ज़ॉम्बी वापस लाया है क्योंकि शायद यॉब ने उसे एक लाने को कहा था। वो एक्साइटेड होकर कहता है कि ज़ॉम्बी अभी भी अलाइव है और सबको वेट करने को कहता है। फिर भागता है और कहता है वो 1 सेकंड में वापस आता है। बूढ़ा आदमी भी उतना ही एक्साइटेड है और कहता है वो अभी भी जिंदा है। हालांकि उस चीज के लिए अलाइव शब्द भारी लगता है। वो बड़े आदमी की तारीफ करता है जिससे वो और पंपड़ हो जाता है। ये खुश होता है कि सब लोग अब बेहतर तरीके से साथ काम कर रहे हैं। इसी दौरान यॉब अपनी प्रोडक्शन फेज में लगा हुआ है। लड़के ने आम के सारे मैकेनिक्स पहले ही फिनिश कर दिए थे। बारिश लगातार गिरती रहती है और आखिरकार इस कर्स्ड अपोकलिप्स में सूरज निकलता है, जिस पर हमेशा की तरह सनलाइट देखते ही ज़ॉम्बीज पागल होने लगते हैं। वो इतने वाइल्ड हो जाते हैं कि ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देते हैं। अचानक उनका रंग रेड हो जाता है और वो बिल्डिंग्स पर छलांग लगाने लगते हैं। एक छोटी सी गर्ल सूरज निकलने से खुश होकर मुस्कुरा रही होती है, तभी एक बड़ा ज़ॉम्बी उसके सामने फेस टू फेस आ जाता है। जिस पर उसकी स्क्रीम सुनकर उसका फादर भागकर देखने आता है कि क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल पूरी फैमिली उसका मील बन जाती है। अब ज़ॉम्बीज सच में इवॉल्व हो चुके हैं। वो कूदते हैं और लोगों के होम्स में जबरदस्ती घुसते रहते हैं। उस बिल्डिंग में अब एक भी सेफ जगह नहीं बचती है। हमारे बॉय के स्कूलमेट्स जान बचाकर भागते हैं। उनमें से एक पकड़ा ही जाने वाला होता है, तभी एक ज़ॉम्बी की गर्दन के पीछे अटैक लगता है। फिर दूसरे के सिर पर वार होता है, जिस पर अल्बिनो सामने आता है। वो पिल निकालता है और अपने दोस्तों की तरफ देखता है। सभी तुरंत उसे पहचान लेते हैं। वो फेन है, वही ब्लॉन्ड
जो उसे खाने की सोच रहा था। इसके बाद सीन स्ट्रीट पर शिफ्ट होता है, जहां ज़ॉम्बीज का एक पैक लाइन में दौड़ता दिखता है। एक बिल्डिंग की छत पर रुआकी खड़ी है और उसके साथ उसके दो ज़ॉम्बीज खड़े हैं। जाबो कहता है कि यह हैरान करने वाला है कि वो कितने ऑर्डरली मूव कर रहे हैं, जिस पर रुअक्सी हंसती है और कहती है कि वो कई दिनों से सफर कर रही थी और जानना चाहती थी कि उन्हें जेबी की लोकेशन मिल गई है या नहीं। वांगशांग कहता है कि वो माउंटेन पर बने एक हाउस में छिपा है जो रिसर्च लैब जैसा लगता है और अंदर घुसकर उसे मारना आसान होगा, जिस पर रुआक्सी कहती है कि वो कोई फन नहीं होगा। वो चाहती है कि उसे पता चले कि उसकी डेथ के पीछे कौन है, और उससे पहले वो चाहती है कि उसे डिस्पेयर करीब आता हुआ फील हो। वापस हाउस में आते हैं, जहां शाओहांग और यू निकलने ही वाले होते हैं कि अलार्म बजने लगता है। शाओहांग पूछता है ये क्या है। बूढ़ा आदमी तुरंत कहता है बाहर मत जाओ, कुछ बहुत बड़ा आ रहा है। अजीब तरह से सिटी में ज़ॉम्बीज इकट्ठा होने लगते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि वो सीधे उनकी तरफ आते दिखते हैं। शाओहांग घबराकर पूछता है कितने हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कम से कम 1000। बड़ा आदमी भौहें सिकोड़कर पूछता है क्या वो यहाँ बचे आखिरी ह्यूमंस हैं। बूढ़ा आदमी कहता है उसे नहीं पता, लेकिन उन्हें ये बे को बताना चाहिए। बड़ा आदमी भागकर दरवाजे पर जोर से नॉक करता है और हमारे बॉय को चिल्लाकर बताता है कि 1000 से ज्यादा ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। हमारा बॉय कहता है प्रोफेसर उसे पहले ही बता चुका है। यह सुनकर बड़ा आदमी खुश हो जाता है और पूछता है क्या वो सबको मारने के लिए रेडी है। हमारा बॉय कहता है वो बिल्कुल रेडी नहीं है। यह सुनकर उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है। फिर वो पूछता है कि वो इन चीजों से कैसे डील करेगा। ये कहता है उसने उन्हें जल्दी सिचुएशंस हैंडल करना सीखने को कहा था। उसका रिसर्च अभी भी पूरा नहीं हुआ है और अगर ये आदमी सच में प्रोफेसर जांग है तो वो दोनों मिलकर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बड़ा आदमी कहता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जवाब नहीं देता, वो बस काम करता रहता है, जिस पर बड़ा आदमी बड़बड़ाते हुए निकल जाता है कि आखिर उसे खुद पर ही भरोसा करना पड़ेगा। वो टावर पर चढ़ता है और नीचे देखता है, उसका पेट बैठ जाता है। हॉर्ड पहले ही उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। उसे पता है लैब की दीवारें भी इतने क्राउड को नहीं रोक पाएंगी। वो कार की तरफ भागता है और कहता है वो उन्हें यहाँ इकट्ठा नहीं होने दे सकता। बूढ़ा आदमी घबराकर पूछता है वो क्या करने वाला है। बड़ा आदमी कहता है गेट खोलो, उसके पास एक स्ट्रैटेजी है और अगर काम नहीं किया तो सब भागने के लिए तैयार रहे। या चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल वो बाहर होता है। वो सीधे ज़ॉम्बीज के सामने चार्ज करता है, गन निकालता है और लेजर फायर करता है, जिससे पहला ग्रुप खत्म हो जाता है। वो एक्साइटेड हो जाता है, इतने ज्यादा है कि उसे एम करने की जरूरत भी नहीं है। वो लगातार फायर करता है और उन्हें उड़ाता रहता है। दूर से रूजी ये सब देखती है। वो डेंजरस विलन है और बहुत खतरनाक है। वांगशांग भी टावर के ऊपर खड़ा होकर शाओहांग के वेपन से इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन रूजी को बस एक चीज की परवाह है, वो कितनी देर टिकेंगे। शाओहांग लगातार फायर करता है और ज़ॉम्बीज को खत्म करता है। प्रॉब्लम यह है कि चाहे वो कितनों को मारे, हॉर्ड कम नहीं होता। तभी एक फायरबॉल कार के टायर के नीचे जमीन पर गिरता है। यूअर और बूढ़ा आदमी चिल्लाते हैं। कार लगभग पलट जाती है। शाओहांग जल्दी से बाहर निकलता है और उसके सामने फायर ज़ॉम्बी खड़ा होता है। वो गुस्से में कहता है कि उस लड़की ने कितना स्नीकी अटैक किया। वो उस पर फायर करता है और चिल्लाता है अब वो नहीं डरता। वो डॉज करती है और एक और फायरबॉल फेंकती है। शाओहांग भी डॉज करता है, हवा में मिड एयर मैट्रिक्स मूव करता है और वापस फायर करता है। क्रीचर पीछे हट जाता है। वो उसे कावर्ड कहता है और वापस आने को कहता है, लेकिन अब वो चारों तरफ से घिर जाता है। वो कुछ और शॉट्स फायर करता है। ग्रैंडपा जांग चिल्लाकर कहता है तुरंत वापस आओ, नहीं तो वो जिंदा नहीं बचेगा। शाओहांग भागता है और समझता है कि वो ट्रैप में फंस गया है। तभी ऊपर से वांगशांग आता है। कहीं जाने की जगह नहीं है, लेकिन बड़ा आदमी तेज है और फिर से डॉज करता है। वो साइड पर गिरता है और लगभग शॉट लगा देता है। वो ब्लेड निकालता है और स्लैश करने ही वाला होता है। वो सच में वांगशांग से फेस टू फेस लड़ रहा है। वांगशांग हैरान होता है कि ये बड़ा आदमी ये बे से ज्यादा आजाइल कैसे है। वो अपना वेपन बढ़ाता है और शाओहांग से मरने को कहता है, लेकिन क्रीचर पीछे हट जाता है। गंजा बड़ा आदमी सबको पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इसी बीच रोशी टावर के ऊपर से देखती है और कुछ गड़बड़ करने की सोचती है। तभी जो ज़ॉम्बीज खड़े थे वो अचानक उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। शाओहांग रुक जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि वो इतनी जल्दी कैसे बदल गए, लेकिन उसके पास या बे की बनाई सोड है और वो ग्रीन क्रेसेंट स्लैश छोड़ता है, मगर वो बहुत तेजी से उसकी तरफ आते रहते हैं। वो उन्हें समय रहते मार नहीं पाता, इसलिए भागने की कोशिश करता है। ये क्या, ज़ॉम्बीज उसके ऊपर फेंके जाने लगते हैं। बेचारा समझ ही नहीं पाता कि ये चीजें आसमान से बरस क्यों रही हैं और वो लगातार उसके बिल्कुल पास गिरते रहते हैं। साफ है कि ये वांगशांग अपनी ज़ॉम्बी थ्रोइंग स्किल्स प्रैक्टिस कर रहा है। वो एक और ज़ॉम्बी पकड़ता है और शियाओ हैंग की तरफ उछाल देता है, जिस पर शियाओ हैंग को मजबूरन माइडेयर ही उसे उड़ाने के लिए एक बुलेट वेस्ट करनी पड़ती है। वो भागता रहता है, लेकिन अब तो वो सच में बचाने की भीख मांगता दिखता है। तभी एक और फेंका हुआ ज़ॉम्बी गिरता है और उसके पैर को डेथ हग में जकड़ लेता है। वो काटने ही वाला होता है, जिस पर शियाओ हैंग उसे स्लैश कर देता है, लेकिन वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। उठने का समय नहीं है, उसका आखिरी चांस एक सही शॉट लगाना ही है। तभी ग्रीन लाइट फ्लैश होती है। उसके सामने की हर चीज पर एक एनर्जी वेव गुजरती है। फिर दूसरी कैनन शॉट भी तेजी से निकलती है। वांगशांग और बाकी सब रुककर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सामने ज़ॉम्बी होर्ड के पार आसमान में लाइट के फ्लैशेस उठते हैं। फिर एक और बैराज आता है और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स जैसा एक जबरदस्त पंच गिरता है। ये क्या, हमारा बॉय ऑप्टिमस प्राइम जैसा बन चुका है। बच्चे ने क्लॉज और लेग्स बना लिए हैं, पूरा फुली इक्विप्ड आर्मर पहन चुका है।
वांगशांग खुश होकर चिल्लाता है कि वो आखिर आ गया। बूढ़ा आदमी चीयर करता है और लड़के को अमेजिंग कहता है। बड़ा आदमी भी हैरान रह जाता है कि पिछले कुछ दिनों में बच्चे ने कितना सारा आर्मर बना लिया। लेकिन वाईबी उसे फोकस करने को कहता है, एनिमी पास है। वो उसे ऑर्डर देता है कि वो पीछे जाकर राइट साइड के ज़ॉम्बीज साफ करे और वो खुद लेफ्ट साइड संभालेगा जब तक मेन क्रीचर्स सामने नहीं आते। वांगशांग कहता है उसके होते हुए वो पक्का जीत सकते हैं और तुरंत फिर से ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। ये पूरा फील्ड स्कैन करता है और बूस्टर भी ऑन कर देता है। लड़का हवा में शूट हो जाता है, अपना जायंट ऑप्टिमस प्राइम हैंड एक्टिवेट करता है और सामने की हर चीज स्मैश करता चलता है। वो अब बेहद स्ट्रांग फील होता है। बड़ा आदमी बस इतना कह पाता है कि वो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया है। फिर भी इतने ज़ॉम्बीज मारने के बाद उनके पास और वेपन्स बनाने के लिए काफी पर्ल्स मिल जाएंगे, जिस पर वो फिर से और ज़ॉम्बीज खत्म करने लग जाता है। दूर खड़ी रुआकी अब भी ये सब देख रही है। वांगशांग नर्वस होकर कहता है कि इस नई पावर के साथ वो पास भी नहीं आ सकते, जिस पर वो गुस्से में बोलती है कि वो लड़का सिर्फ आर्मर के कारण खुद को सेफ समझ रहा है और वो उसे यूं नहीं छोड़ने वाली। एक और पंच गिरता है और कई ज़ॉम्बीज कुचल जाते हैं। स्क्रीन पर देखते हुए बूढ़ा आदमी स्टन्ड हो जाता है और कहता है कि लड़के का एक्सोस्केलेटन इस एरा में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। उसे समझ नहीं आता कि वाईबी ने उसके छोड़े हुए मेटल स्क्रैप्स से ऐसा कैसे बना दिया। तब युबाई सच बताता है, वो मेटल ज़ॉम्बीज के हेड्स के अंदर से आया है। बूढ़ा आदमी फ्रीज हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि उसने इतने समय तक इसे छुपाकर क्यों रखा। वो कहता है कि वो अंदर लाए गए ज़ॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट करेगा और उसे स्टडी करने भाग जाता है। बाहर वांगशांग फिर ज़ॉम्बीज को कमांड देता है और उन्हें वाईबी पर स्वॉर्म करने भेजता है। जमीन कांपने लगती है। बड़ा आदमी कहता है ये अर्थक्वेक जैसा लग रहा है। ये उसे सोचने बंद कर बस मारते रहने को कहता है। फिर वाईबी को कुछ अजीब लगता है। ज़ॉम्बीज उसकी तरफ कूद रहे हैं। जैसे ही वो पास आते हैं, रुचि अपना हाथ भींचती है और वो क्रीचर्स उसके सामने ही एक्सप्लोड हो जाते हैं। ये को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। रुचि हंसती है और कहती है वो जल्द मरने वाला है। वो लगातार वेव्स भेजती है और उन्हें उसके चेहरे के